हर बच्चा जो है वो ये चाहता है कि भाई वो अटैकर बने। इसका सबसे बड़ा इशू है रोनाल्डो और मेसी। मिडफील्डर वो प्लेयर है बेसिकली जो पूरी टीम को चलाता है। आप किसकी साइड पे और क्यों? मैं शुरू से रोनाल्डो के साइड पे हूँ। एरा का गोट मैं मेसी को मानता हूँ। अर्ली 2000 में रोनाल्डिनियो, रोबर्टो कार्लोस, रोनाल्डो, इनके गेम में मॉडर्न फुटबॉल देखते हैं, चाहे मेसी और रोनाल्डो वाले की बात करें, बहुत बड़ा फर्क नजर आता है। अब फुटबॉल हो गया बिल्कुल सिस्टमैटिक और इसका क्रेडिट जाता है पेप गार्डियोला को। जो 2011 की बार्सिलोना है, जो पेप गार्डियोला टिकी टाका वाला टिकी टाका, उसने पूरे फुटबॉल सिस्टम को चेंज कर दिया। इंडिया अपनी फुटबॉल पर काफी फोकस कर रहा है। प्रोफेशनल हमारी एक लीग जो रिकॉग्नाइज हो, जैसे इंडिया की हो रही है, बांग्लादेश की हो रही है। तो हमारी लीग्स होती है बेसिकली वो डिपार्ट्स के थ्रू होती है। ये कंपनी क्रिकेट की ही तरह है, क्रिकेट की तरह है। डिपार्टमेंटल लेवल। खान साहब की हुकूमत आई, उन्होंने क्या किया कि ये सिस्टम खत्म कर दिया। उन्होंने कहा कम्युनिटी बेस्ड टीम बनेगी। अच्छा, जैसे PSL है, आपके फुटबॉल प्लेयर्स जो हैं वो बेचारे बेरोजगार हुए। 2015 में आखिरी इलेक्शन हुआ फीफा के। 2019 में फीफा ने हमें बैन लगा दिया पॉलिटिकल इंटरफेरेंस की वजह से। उसके बाद उन्होंने नॉर्मलाइजिंग कमेटी बनाई, उसका काम था इलेक्शन करवाना। तो आप यकीन करें वो कमेटी करते करते 6 साल हो गया, इलेक्शन नहीं हुआ। जब इलेक्शन नहीं हुआ तो फीफा ने हमारे सारे फंड्स भी रोक। रॉबर्टो कार्लोस या मार्चेलो, तो दोनों ब्राजीलियन, दोनं मैड्रिड के लेफ्ट बैक। रोबर्टो कार्लोस, मेरा वोट मार्चेलो का, लेकिन कार्लोस जब आ जाए तो फिर सब बड़े आते थे। इरफान जुनेजा। इरफान जुनेजा। गुलशन सॉकर का मैच और FC रोवर का पहला मैच हमारा क्लब का FC रोवर से था और इरफान जुनेजा वहाँ से गई। उससे बेस्ट लेफ्ट फुटेड प्लेयर मैंने नहीं देखा था। ओह, VIP मतलब बेहतरीन। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है सैयद मोहम्मद अब्बास रिजवी और एड टेक की एक नई एपिसोड के साथ मैं आपकी खिदमत में दोबारा से हाजिर हूँ। और आज हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं उनका नाम है महमूद शाह और उनका ताल्लुक है GSA से। अब ये GSA क्या है ये भी हम आपको बताएंगे, बल्कि वो खुद आपको बताएंगे। ये एक फ़ुटबॉल अकेडमी है और आज का हमारा पॉडकास्ट भी फ़ुटबॉल के हवाले से ही होने वाला है कि आखिर पाकिस्तान में फ़ुटबॉल का सीन है क्या, चाहे वो लोकल हो या इंटरनेशनल हो, और ये किस तरीके से आगे बढ़ रहा है और इसकी क्या सूरत हाल इस वक्त मौजूद है। तो यही चीज़ें जो है वो हम इनसे जानेंगे। हमारे साथ दूसरे मेहमान जो आज मौजूद हैं वो हैं अज़ान, हमारी ग्राफिक की टीम के और वीडियो एडिटिंग की टीम के ये लीड हैं और बहुत ही एक पिलर के तौर के ऊपर अपना किरदार अदा करते हैं। तो हम आज की गुफ्तगू यहीं से शुरू करते हैं। जी, महमूद भाई आप बताइए, आप कैसे हैं और आपको कैसा लग रहा है यहाँ आके कि आज आप बताने वाले हैं पूरी जर्नी अपने बारे में और फुटबॉल के सीन के बारे में कि आखिर हो क्या रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह, पहले तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने इनवाइट किया। फुटबॉल के बारे में बहुत सी इस वक्त पाकिस्तान में चीज़ें हो रही हैं, लेकिन उससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि मैंने फ़ुटबॉल कैसे शुरू की। मैं लियारी में पैदा हुआ, तो मुझे याद है कि 2002 का वर्ल्ड कप था। हम स्कूल में थे, तो हम स्कूल से जब आते थे तो बड़ा हमारे लिए फैसिनेटिंग होता था कि हम फुटबॉल जो टीम्स हैं उनके हम फ्लैग्स देखते थे। तो बड़ा हैरान होता था मैं कि किस चीज़ का फेस्टिवल है। हम छोटे थे, आइडिया नहीं था क्या हो रहा है। आखिरी शायद मैंने 99 का वर्ल्ड कप देखा क्रिकेट का। तो ये 2002 में पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि वो पूरा हमारा एरिया जो है वो एक फेस्टिवल वहाँ हो रहा है, झंडे लगे हुए हैं ब्राज़ील के, फ्रांस के, और सब रोनाल्डो, रिवाल्डो उस वक्त बड़े फेमस थे। बिल्कुल ऐसे ही है। तो वो मुझे बड़ा फैसिनेट किया उसने कि ये गेम क्या है इसमें। फर्स्ट टाइम में शायद ऐसा हुआ। तो फिर उसके बाद जब वो वर्ल्ड कप ख़त्म हुआ तो आप क्या देखते हैं इलाके के अंदर कि सब ने वो रोनाल्डो का हेयर कट किया हुआ है 2002 बिल्कुल वाला, exactly, जो आगे से उस वो तरीके। याद है, पीछे पूरे वो गंजे ये हैं जी और आगे से पहले एक पैच है उनका। बिल्कुल। तो वो मैं सब हर बच्चे ने वो किया हुआ, वो प्लेयर हैं वो, तो बड़ा मैं उसके अंदर वो हुआ कि क्या गेम है मुझे भी। तो वहाँ से मैंने रोनाल्डो को फॉलो करना शुरू सही, किया। सही है। और उसके बाद मेरे बड़े भाई फुटबॉल खेलते थे ऑलरेडी, तो वो जाते थे ककरी ग्राउंड खेलने। तो फिर मैं भी उनके साथ जाना शुरू हुआ। तो वहाँ से मेरा जो है वो फुटबॉल का जो है वो आगाज़ हुआ कि किस तरीके से मैंने फुटबॉल खेलना शुरू किया अपने बड़े भाई के साथ। उसके बाद हम 2003 में आ गए गुलशन में। अच्छा, यहाँ हम शिफ्ट हो गए। सही सही, यहाँ हमारी स्कूलिंग हुई, सब चीज़ें हुई। तो मेरे कज़न हैं, मुदस्सिर नाम है उनका, तो जी। वो कोचिंग लेते थे सर आदम से। सही। तो हमें बड़ा शौक था फुटबॉल का, हम जाते थे उनके साथ, कभी सुबह जा रहे हैं, शाम में जा रहे हैं। तो फिर जो है आहिस्ता आहिस्ता उनके साथ खेलना शुरू किया। कभी कभी सर आदम से हमारी मुलाकात हो जाती थी। तो उन्होंने ये नोट किया कि यहाँ के बच्चों को इंटरेस्ट है फुटबॉल के अंदर, तो उन्होंने कहा कि इन्हें हम ट्रेनिंग देते हैं। सही है। तो इस तरह से करते करते 2006 के अंदर हम तकरीबन टोटल 11 ही प्लेयर होंगे। सही। उनके साथ मिल के सर आदम ने और सर मुदस्सिर ने और बाकी भी ऑफिशियल्स थे उनके अंदर, उन्होंने गुलशन सॉकर एकेडमी फरवरी 22 2006 में हमने बनाई मिलके। तो वहाँ से गुलशन सॉकर एकेडमी का आगाज़ हुआ। अच्छा, अब एक और बात यहाँ आती है कि देखें हम दूसरे भी क्लब्स वगैरह कराची के अंदर देखते हैं, ठीक है, कराची यूनाइटेड हो गया, तो बिल्कुल ये वो इंटरनेशनल तर्ज नज़र आती है कि कोई जो है वो साथ में एसोसिएशन है, यूनाइटेड की है ये। तो आप लोगों के क्या पीछे ये था कि आपने गुलशन सॉकर एकेडमी, एक तो सॉकर का वर्ड भी यूजुअली हमारे यहाँ यूज़ नहीं होता, अमेरिका में यूज़ किया जाता है, तो आखिर इसके पीछे क्या रीज़न था? फुटबॉल जो बेसिकली है ना वो कम्युनिटी गेम है। सही है। जब तक इसके अंदर हम कम्युनिटी को इन्वॉल्व नहीं करेंगे ना तो आप आगे ग्रो नहीं कर सकते। सही। अभी आप रिसेंट इसकी एग्जांपल ले लें कि जो मैनचेस्टर यूनाइटेड किस टीम से हारी है, ग्रिम्सबी टाउन से हारी है। वो एक लोकल टाउन है, 4th डिवीजन का वो क्लब है, लेकिन जब वो मैच ख़त्म होता है उस टाउन के पूरे फैंस ग्राउंड के अंदर आ जाते हैं। वो बिल्कुल एक टाउन के नाम पे वो टीम है ना। इसी तरीके से फुटबॉल जो है एक कम्युनिटी का नाम है। आपका जो नाम होना चाहिए उस इलाके को रिप्रेजेंट करे,
क्यों हम गुलशन के थे तो हमारा नाम भी गुलशन का होना चाहिए। और ये एक सेकेंडली इस चीज़ बेसिकली कि हमने ये भी साबित करना था कि फ़ुटबॉल सिर्फ मलीर या लियारी या कोरंगी में नहीं खेला जाता। टैलेंट गुलशन में भी है, जौहर में भी है, डिफेंस में भी है, नाज़िमाबाद में भी है। तो टैलेंट कहीं भी टैलेंट की कमी नहीं है कराची में। फ़ुटबॉल सिर्फ हमने क्या कर लिया कि यार फ़ुटबॉल खेलते हो, तुम तो लियारी से होगे, तुम तो मलीर से होगे। नहीं, ऐसा नहीं है। फ़ुटबॉल गुलशन में खेली जाती है। तो वो 2006 में जब गुलशन सॉकर अकेडमी बनी, तब हम सिर्फ 11 प्लेयर थे। और आज 2025 में ऑलमोस्ट 2 डेकेड्स होने वाले हैं। 400 से ज़्यादा प्लेयर इस वक्त हमारे पास अकेडमी में मौजूद हैं और डिफरेंट लेवल्स के मौजूद हैं। और हमारे पास इस वक्त 3 कैंपसेज़ हैं। एक हमारा ब्लॉक 7 में है, एक ओलंपियन इफ्तिखार पे है, एक सफूरा कैंपस है, और जो हमारा क्लब है जो एलीट लेवल है वो जो है मधु माउंटेन जो ग्राउंड है उनकी सपोर्ट के साथ हम उस ग्राउंड में ट्रेनिंग करते हैं। तो ये इस वक्त पूरी हमारी जर्नी 20 साल की जो है वो लगी है यहाँ तक पहुँचने के लिए। सही है। अच्छा, ये मज़े की बात ये है कि गुलशन सॉकर अकेडमी में 2011-12 जब मैं खुद इंटर के अंदर था, तो वी हैव स्टार्टेड बेसिकली प्लेइंग विद इट। तो बेसिकली हम कुछ खेल नहीं रहे थे, हम तो बस यूँ ही 13D के कुछ मेरे दोस्त थे और मैं खुद ब्लॉक 1 के अंदर रहता था गुलशन में। तो बस वहाँ से वो एक एक कहानी शुरू हुई कि यार हम फुटबॉल खेल रहे हैं। फिर हमें पता चला कि भाई ये क्लब है जो ब्लॉक 7 में ही है। बस वो कुछ रोड ज़रा सा हम आगे जाते थे तो हमें पता चल जाता था कि यार यहाँ पे एक क्लब है। तो हमने सोचा कि यार इसको खेला जाए, यहाँ जाके जाए, तो हमने एडमिशन्स ले लिए। वो चीज़ खैर यूनिवर्सिटी पहुँचते-पहुँचते ख़त्म हो गई, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये आपकी जो अपनी जर्नी है, ये तो आपने बताया कि लियारी साहब गुलशन आए, यहाँ से जीएसए का सफ़र हो गया। लेकिन एज़ अ फुटबॉलर आपकी क्या जर्नी है? उसके ऊपर कुछ हाइलाइट दें। 2006 के अंदर जब हमने फुटबॉल खेलने शुरू किया ना, तो हम बेसिकली बिल्कुल जब हम जाते थे कहीं खेलने के लिए तो हमें वैसे आउटसाइडर समझा जाता था। जैसे आउटकास्टेड होते हैं ना हुँ। कि यार ये कौन लड़के आ गए मम्मी डैडी बर्गर खेलने के लिए बिल्कुल हमारे सही है। सामने। ये तो तो तगड़े और वो सख्त जान हाँ, लोगों का गेम बिल्कुल है। हम लोग उसको अलिफ, बिल्कुल हमारा उस्ताद हमें सर आदम कहते थे, ये तो बिल्कुल अलिफ हैं, सही है। बिल्कुल पतले-दुबले हम लोग। तो हम जब खेलने जाते थे तो वो कहते थे ये किन लड़कों के साथ हमारा मैच रख दिया है। तो खैर वहाँ से हम सब ने जो मेरी जर्नी है वहाँ से हमने मैंने मिडफ़ील्डर खेलना शुरू किया। वहाँ से फिर हमारी अकेडमी के साथ हम डिफरेंट एरियाज़ लियारी जाते हैं, कि और जगह जाते हैं, नाज़िमाबाद जाते हैं, मैचेस खेलने जाते हैं, मलीर जाते। तो वहाँ से ऐसा-ऐसा करके 2009 में जाके हमारा क्लब रजिस्टर्ड हुआ। जब क्लब रजिस्टर्ड हुआ तो उसके अंदर जितने भी प्लेयर्स थे, अकेडमी के हमारे क्लब में गए। कोई भी हमने आउटसाइडर नहीं लिया। गुलशन सॉकर अकेडमी के प्लेयर्स ही गुलशन सॉकर क्लब के अंदर रजिस्टर्ड हुए सारे। वहाँ से हमारी थोड़ी जर्नी शुरू हुई। आप इसको हमारे टर्म्स में इसको आप कहते हैं एक प्रोफेशनल जर्नी कह सकते हैं कि हम एक अब डिस्ट्रिक्ट लेवल में जा रहे हैं खेलने के लिए। तो वहाँ से एज़ अ मिडफ़ील्डर खेलना मैंने शुरू किया, डिफेंसिव मिडफ़ील्डर वहाँ से खेलना शुरू किया और अब भी मैं क्लब के लिए डिफेंसिव मिडफ़ील्डर ही खेलता हूँ। तो उसके साथ-साथ हमने बेतहाशा टूर्नामेंट्स के अंदर पार्टिसिपेट भी किया, टूर्नामेंट्स जीते भी। लेकिन मेरी नज़र में एज़ अ प्लेयर जो सबसे इम्पोर्टेंट ट्रॉफ़ी थी, 2 डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप गुलशन सॉकर क्लब जीता जिस स्क्वाड का मैं पार्ट था, उसमें हमने खेला। वो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि वो आपके डिस्ट्रिक्ट को रिप्रेज़ेंट करता है। अब कराची के डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट हैं फुटबॉल के अंदर, यहाँ आपको बता दूँ, एक साउथ डिस्ट्रिक्ट है, ईस्ट है, इसी तरीके से सेंट्रल है। जो अब हर चैंपियन का मैच होता है, जो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के अंदर आप समझ लें अगर 100 टीमें हैं तो वो आपस में खेलती हैं। उनमें से एक आपका चैंपियन बनता है उस डिस्ट्रिक्ट का। तो इसी तरह साउथ में अगर कराची यूनाइटेड है तो उनकी चैंपियनशिप अलग होती है। इसी तरह डिस्ट्रिक्ट मलीर है, उनकी चैंपियनशिप अलग होती है। तो जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं वो जब आपस में खेलते हैं और जीतते हैं तो उनका आपस में मैच होता है। तो वो चैंपियनशिप जीतना एज़ अ प्लेयर वो मेरे लिए मेरे करियर की हाइलाइट है। सही है, बिल्कुल सही। अज़ान अच्छा, हमारे साथ मौजूद हैं। ये जो आपने बताया कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आपके जो मैचेस होते हैं 100 टीम्स इसमें खेलती हैं, तो इसमें जो हमारा फुटबॉल फेडरेशन है, पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन, तो उसकी क्या इंटरफेरेंस होती है आपके इन टोटल टूर्नामेंट्स और मैचेस में, इन सब चीज़ों में? अच्छा, ये कुछ टूर्नामेंट्स होते हैं, इसको जो बड़े टूर्नामेंट्स होते हैं ना, उसके लिए हमें परमिशन चाहिए होती है सिंध फुटबॉल एसोसिएशन से। पीएफएफ इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होता क्योंकि ये लोकल टूर्नामेंट है, रजिस्टर्ड टूर्नामेंट नहीं है पीएफएफ से। तो इसके लिए परमिशन चाहिए होती है। जब भी कोई अच्छा या बड़ा टूर्नामेंट चला रहे हैं तो उसके लिए आपको सिंध फुटबॉल एसोसिएशन की चाहिए होती है। अब उसके अंदर डिपेंड करता है आप कितनी टीमें डाल रहे हैं। अब यहाँ पे इस तरह हाई फाई ऐसे रूल्स तो है नहीं कि आपने अनाउंस, असल में बहुत ऐसा लोकल टूर्नामेंट्स में होता है कि अनाउंस हुआ कि 32 टीम्स हैं फॉर एग्जाम्पल, लेकिन जब आप पार्टिसिपेट करने जाते हैं तो 64 हो जाती हैं, वो 64 से 120 हो जाती हैं, वो फिर आहिस्ता करते करते 200 भी हो जाती हैं। तो यहाँ लोकल टूर्नामेंट्स में ये इश्यूज़ आते रहते हैं, इनके ऊपर कोई ख़ास सच रेगुलेशंस नहीं होती। बस आपको ये है कि आपने पार्टिसिपेट करना है तो आपने उनके पास बता देना कि ये टीम हम आएंगे खेलने के लिए, टीम आपकी वहाँ रजिस्टर्ड हो जाती है। फिर आपको नहीं पता होता कि आप कौन से राउंड में हैं। अभी मैं आपको रीसेंट एग्जाम्पल दे दूँ, उस टूर्नामेंट का मैं नाम नहीं लेता। हम उस टूर्नामेंट में एज पार्टिसिपेंट गए खेलने के लिए। हमने पहला राउंड जीता, दूसरा जीता, तीसरा, चौथा जीता। अब हमने पूछा अब ये तो बता दें हम किस राउंड में पहुंच गए। सही है।
होगा ये हम आपको नहीं बता सकते। कब बताएंगे? 120 से खेला, 64 से खेला, हम सेमीफाइनल में पहुंच गए, क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए। अब हम कुछ इन्फॉर्मेशन तो दें कि हम 5 मैच जीतते हुए आ रहे हैं, आप बता नहीं रहे। बोला ये हम आपको नहीं बता सकते। तो लोकल टूर्नामेंट में ये भी होता है, लेकिन कुछ पॉजिटिव्स भी हैं। अभी जो है हमने मकरान स्पोर्ट्स में टूर्नामेंट हुआ, वो हम उसका फाइनल खेल रहे थे और वो हम फाइनल हारे हैं आजम स्पोर्ट्स से। लेकिन वो टूर्नामेंट बहुत बहुत अच्छा टूर्नामेंट था। कुछ जो चीज़ें होती हैं नेगेटिव वो भी, लेकिन पॉजिटिव्स भी हमें उनकी बात करनी चाहिए कि कुछ लोकल टूर्नामेंट्स जो होते हैं वो बहुत अच्छे भी होते हैं। जैसे मकरान स्पोर्ट्स का था, वो टूर्नामेंट बहुत अच्छा था। वो अब नज़र आ रहा था कि एक अच्छी जो उनकी ऑर्गेनाइजेशन है, एक अच्छी कमेटी है, ऑर्गेनाइजिंग टीम है जो वो टूर्नामेंट रन कर ली। तो खेलने में भी आपको मज़ा आता है। सही। अब कुछ ऐसा होता है कि आपको किक ऑफ का टाइम दिया गया 3 बजे आ जाएं, 3 बजे किक ऑफ है। अब हम पहुंच गए 3 बजे, ग्राउंड में कोई भी नहीं है, कोई ना कमेटी है ना रेफरी है ना कुछ है। किक ऑफ कब हो रही है? 5 बजे। तो ख़त्म होने का टाइम था आपका। अब 5 बजे आ गए, हम इस माइंड से आए कि हम 45 मिनट्स का मैच खेलेंगे, हुँ। हाफ टाइम होगा 45 मिनट्स का, 90 मिनट्स का। अब हम आए तो अब वो कह रहे हैं 25 मिनट का है। तो ये तो यहाँ पे चलता ही रहता है। और ये तो हम अब ये इसके तो आपके एक्स्ट्रा टाइम जो होता है उसका पूरा मैच खेल रहे पूरा हैं। बिल्कुल ऐसी। और वो 25 मिनट्स के अंदर अब सामने कैसी भी टीम है, एक गोल आपको लग गया तो वो तो उतारना फिर बहुत मुश्किल हो वो जाता है। ज़ाहिर-सी बात है, बहुत ही ज़्यादा शदीद कम्पेटिटिव है, वो तो बस एंड में एक सूरत-ए-हाल को सँभालने वाली बात होती है, उसके ही दौरान पूरा मैच अब खेलना है। जैसे एशिया में इंडिया है, हमारे पास बांग्लादेश है। इंडिया अपनी फ़ुटबॉल पे काफ़ी फ़ोकस कर रहे हैं। उनकी एक प्रोफ़ेशनल लीग वो बिल्कुल कंसिस्टेंटली चला रहे हैं। और बाकी फिर यूरोप साइड तो बिल्कुल प्रोफ़ेशनल लीग्स हैं, उनके डिविजन्स हैं अलग-अलग। तो फीफा है वो हमारे मतलब पाकिस्तान को भी, इंडिया को भी, सारी टीम्स को वो आई थिंक फंडिंग भी करता है। तो हमारा जो बोर्ड है पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन, उसको मतलब इंटरफेयर तो करना चाहिए। प्रोफेशनल हमारी एक लीग हो जिस जो रिकग्नाइज हो यूरोप साइड, हर साइड, जैसे इंडिया की हो रही है, बांग्लादेश की हो रही है। तो इसके बारे में आप थोड़ा सा। अच्छा, इसके अंदर जो हमारी लीग्स होती है ना, बेसिकली वो डिपार्ट्स के थ्रू होती है। सही अब है। डिपार्ट्स जैसे कि आपका केपीटी हो गया, केआरएल हो गया, के इलेक्ट्रिक हो गया, सुईगस हो गया, हमारी लीग इस तरीके से चलती है ये बिल्कुल वो कंपनी क्रिकेट की ही तरह है, क्रिकेट की तरह ही है। डिपार्टमेंटल लेवल अब हुआ क्या इशू कि हमारी लीग चल रही थी काफ़ी अरसे से। खान साहब की हुकूमत आई तो उन्होंने क्या किया कि ये सिस्टम ख़त्म कर दिया कि ये वाला सिस्टम नहीं होगा। उन्होंने क्या किया, जो हमारा मकसद था, उन्होंने कहा कम्युनिटी बेस्ड टीम बनेगी, अच्छा, सही जैसे है, पीएसएल है। सही अब है। मैं कराची से हूँ, कराची की टीम है, तो ऑलरेडी आपका बंदा इमोशनली वहाँ जाता है कि यार कराची जीते, लाहौर वाले चाहेंगे कि लाहौर जीते। बिल्कुल तो सही है। उनका आइडिया ये था कि हम कम्युनिटी बेस्ड टीम बनाएं, कराची के अंदर बनाएं, तो कराची की 4 टीमें इलाकाई टीमें हों। वो इस तरीके से जैसे वो क्रिकेट में चाह रहे थे कि डिपार्ट ख़त्म किया। अब वहाँ इशू क्या हुआ, उनका मकसद सही था और सही हो भी सकता है, लेकिन उन्होंने फर्स्ट स्टेप क्या लिया कि सब चीज़ें ख़त्म ही कर दी, सारे डिपार्ट ख़त्म कर दिए और सेकंड हैंड पे कोई ऑप्शन ही नहीं दिया कि करना क्या है। अब कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है कि अब हमें क्या करना है। तो उससे क्या हुआ कि बड़ा इफेक्ट पड़ा। आपके फुटबॉल प्लेयर्स जो हैं वो बेचारे बेरोज़गार हुए। बिल्कुल उनकी लाइफ पे कोचेज़ हैं, स्टाफ था वहाँ पे, एक पूरी टीम होती है फुटबॉल टीम को चलाने के लिए। और जितनी जो कंपनीज़ होती हैं जो वो बेसिकली चाह भी ये रही थी कि ख़त्म हो जाए, क्योंकि उनका एक्सपेंस था ये। हुँ, प्लेयर्स को सैलरी देना, सारी चीज़ें करना, कंपनी के ऊपर बर्डन आता है और रिटर्न फुटबॉल के अंदर पाकिस्तान में कोई एज सच नहीं है सही कि है। बंदा इन्वेस्ट करे और उसको कोई रिटर्न मिले। तो ये अब उसके बाद क्या हो गया, 2015 में आखिरी इलेक्शन हुए फीफा के। 2019 में फीफा ने हमें बैन लगा दिया पॉलिटिकल इंटरफेरेंस की वजह से, बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, तो बैन लगा दिया। उसके बाद उन्होंने नॉर्मलाइजिंग कमेटी बनाई। जब कमेटी उन्होंने बना दी, उसका काम था इलेक्शन करवाना। तो आप यकीन करें वो कमेटी करते करते 6 साल हो गए, इलेक्शन नहीं हुए। जब इलेक्शन नहीं हुए तो फीफा ने हमारे सारे फंड्स भी रोक दिए और वो कहते हैं फंड्स रोक, ट्रांसपेरेंसी नहीं है। ट्रांसपेरेंसी नहीं है, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है, ये सब चीज़ें ख़त्म हो गई। वो कोर्ट में केस गया, वो बड़ी एक लंबी स्टोरी थी। फिर वो कोर्ट से जो है ना वो सारी चीज़ें बेहाल हुई। तो फिर जाके आखिरकार अभी 2025 के अंदर जो है वो फीफा ने इलेक्शंस करवाए, पीएफएफ ने। फिर उसके साथ हमारे पास 3 कैंडिडेट्स थे। मोहसिन गिलानी जो इस वक्त आपके करंट प्रेसिडेंट हैं, तहाल इज़ई कराची यूनाइटेड से, और हाफिज़ ज़काउल्लाह। ये 3 कैंडिडेट्स हैं हमारे पास, जिसमें से हाफिज़ ज़काउल्लाह ने उनके फेवर में वो बैठ गए मोहसिन गिलानी के। अब ये जो 2 कैंडिडेट्स हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट थे और बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। दोनों के जो है रिलेशन से बहुत स्ट्रॉन्ग हैं स्ट्रक्चर के अंदर, फुटबॉल स्ट्रक्चर के अंदर। लेकिन मोहसिन गिलानी जो है ना, उनके पास एक्सपर्टीज़ बहुत ज़्यादा थी। उन्होंने फीफा का मास्टर्स किया हुआ लॉ के अंदर, मैनेजमेंट की हुई है, ऑक्सफोर्ड से उन्होंने जो है ना वो फाइनेंस का कोर्स, सोशल फाइनेंस का कोर्स किया हुआ है, और फीफा के लिए उन्हें बेहद रिसर्च पेपर्स लिखे। इवन एक डैनिश क्लब है एफसी मिडलैंड, उनको उस क्लब को उन्होंने स्ट्रैटेजिकली फाइनेंशियली लीग जितवाई, उस टीम का हिस्सा थे वो फाइनेंशियली, और वो टीम फिर यूएफए चैंपियंस लीग में क्वालिफाई की। और ऐसे ही कितने क्लब्स हैं जिन्होंने कुछ क्लब ऐसे होते हैं जो फाइनेंशियली स्ट्रक हो जाते हैं, उन्हें एग्जिट चाहिए होता है। तो ऐसे कितने क्लब्स हैं जिनको उन्होंने एग्जिट दिलवाया। तो उनकी बहुत एक्सपर्टीज़ है फीफा के अंदर।
तो वो जानते थे, तो उनका बड़ा एज था इस इलेक्शन के अंदर। दूसरी जगह तहाली ज़ई, वो भी एक बड़ा नाम थे, उन्होंने कराची यूनाइटेड में और स्पेशली कराची के अंदर बहुत काम किया फुटबॉल के लिए। आप लियारी जाएँ, वहाँ भी आपको कराची यूनाइटेड नज़र आएगी, आप कोरंगी जाएँ, वहाँ भी आपको नज़र आएगी। ग्रास रूट लेवल पर उन्होंने बहुत काम किया तहाली ज़ई ने। लेकिन मेरी नज़र में जो उनका सबसे बड़ा काम है ना, वो स्कूल लेवल को प्रमोट करना है, स्कूल लेवल फुटबॉल को प्रमोट करना था। जो आप ये लीग देखते हैं स्कूल की और कॉलेजेस की होती है, तो ये उनका इनिशिएटिव था और ये मेरी नज़र में उनकी सबसे बड़ी अचीवमेंट है कि स्कूल प्लेयर्स को इन्वॉल्व करना। तो एंड डे तक ये था कि फेवरेट था अली ज़ई थे कि वो जीतेंगे और बड़ा यही सबको यही प्रेडिक्शन थी कि बड़ा क्लोज कॉन्टेस्ट होगा। तो जब वो इलेक्शन हुए तो 13-11 से मोहसिन गिलानी जीत गए। तो दोनों तरफ पार्टीज जो है ना एक ज़्यादा खुश है और उनको भी शौक लगा कि वो फेवरेट एंड तक वो था अली ज़ई थे, लेकिन इन दी एंड मोहसिन गिलानी जीत गए। लेकिन उनके जीतने से उनकी एक्सपर्टीज से अब पाकिस्तान फुटबॉल को फ़ायदा है। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर मिल रहा है। एक आहिस्ता-आहिस्ता वो चीज़ों को एक तो स्ट्रक्चर में ला रहे हैं। अभी रिसेंटली 2 महीने पहले खुद मैंने जाके उनकी वेबसाइट पे देखा कि उन्होंने जॉब्स पोस्ट की हुई हैं। जो एक हायरार्की होती है ऑर्गेनाइजेशन की, वो चाहिए होती है। उसके अंदर आपका एक मार्केटिंग डिपार्टमेंट होता है, एक एचआर होता है, इसी तरीके से आपका ऑपरेशनल होता है, एक मीडिया टीम होती है। तो ये अब एक चीज़ नज़र आ रही है करते हुए। साथ ही साथ फिर अभी उन्होंने न्यू कोच हायर किया है, सोलानो, जो पहले न्यूकासल के कोच थे, अभी वो अंडर 23 टीम के कोच भी बने। तो ये चीज़ आपको एक नज़र, और अभी वो मेन नेशनल लीग में कोच भी वही हैं। तो आपको एक चीज़ नज़र आ रही है कि उनके आने से कुछ अब फुटबॉल में बेहतर, ज़ाहिर बात है एक ड्रास्टिक चेंज तो आपको फ़ौरन नज़र नहीं आएगा, लेकिन कुछ कोई बंदा स्टेप लेता है तो वो नज़र आता है। नहीं, उनकी अपनी प्रोफाइल जैसे कि आपने बताई बड़ी स्ट्रॉन्ग है और इतना ज़्यादा अगर ऑलरेडी लर्नेड आदमी होगा तो कुछ ना कुछ तो तब्दीली लाएगा, वक्त दरकार होगा लेकिन आएगा ज़रूर। अच्छा, एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, आपने स्कूल लेवल्स की बात करी तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि अगर एक यंग बच्चा है, ठीक है, और वो अभी क्लब को आपके ज्वाइन कर रहा है, गुलशन सॉकर अकेडमी को, लेडर क्या है? मतलब अब वो हर बच्चा ये चाहता है कि मैं किसी ना किसी तरीके से अपनी कंट्री को जो है वो रिप्रेजेंट करूँ, लेडर क्या है? अच्छा, इसके अंदर मैं आपको स्कूल्स की एक आपको चीज़ अब हमारे स्कूल्स के अंदर जो प्लेयर्स होते हैं, वो बहुत टैलेंटेड होते हैं, लेकिन उन्हें खुद नहीं पता होता कि उन्होंने खेलना कहाँ है। अब एक बच्चा, उसे स्ट्राइकर खेलना है, वो स्ट्राइकर खेल रहा है, लेकिन एक कोच देख के बता सकता है कि ये बच्चा स्ट्राइकर के लिए, बच्चा क्या होता है मिडफील्डर अच्छा खेले, क्या पता तो उसको एक गाइडेंस चाहिए होती है। अब उनको ये चीज़ पॉलिश कौन करेगा? ये पॉलिश करेगी एकेडमी, और हमारे पास कराची में एकेडमीज़ नहीं है जो उन बच्चों को पॉलिश करें। अब होता क्या है कि बच्चा है, उसे खेलना है, आजकल एक चीज़ बहुत ज़्यादा फुटसॉल, बच्चे का आया फुटसॉल में ले गए, अब वो फुल फील्ड का प्लेयर है। अब फुटसॉल और फुटबॉल में इतना ही फ़र्क है ना, T20 और टेस्ट क्रिकेट में, इतना फ़र्क है। अब एक बच्चा जो 11 साइड का प्लेयर है, अब उसको चांस नहीं मिल रहा, तो उसने क्या किया, वो फुटसॉल में चला गया। तो उससे क्या होता है कि उसका गेम भी ख़राब होता है, और फुटसॉल बहुत थोड़े टाइम के लिए होता है। आपने 1 साल खेला, 1.5 साल खेला, थोड़ा-सा आपको जो है ना हाइप मिली, उसके बाद आप गायब हो गए। 11 जो साइड है ना, उसके लिए आपको फ़ाइट करनी पड़ती है। अच्छा, क्या ऐसा है कि हम तो ये अपने टाइम पे तो देखते थे कि हर बच्चा जो है वो ये चाहता है कि भाई वो अटैकर बने, क्योंकि उनकी इंस्पिरेशन ही अटैकर्स से ही है। सारे बड़े नाम हम देखते हैं जो हैं वो अटैकर्स ही हैं। इक्का दुक्का आपको देखेंगे कोई डिफेंडर इतना मशहूर होगा जैसे पोयोल आपके हो गए, ठीक है, या गोलकीपर इतना मशहूर हो गया कि जिससे कोई इंस्पिरेशन हो जाए। मोस्टली जिनसे इंस्पिरेशन लेते हैं लोग या बच्चे, वो ज़्यादातर अटैकर्स होते हैं। तो क्या हमारे यहाँ अभी भी ऐसा है या बच्चे आपको मिलते हैं कि जो डाइवर्स हैं? अच्छा, इसका सबसे बड़ा इश्यू है रोनाल्डो और मेसी। इन्होंने जो है ना ये सब खराब कर दिया इनकी वजह से, क्योंकि सबकी इंस्पिरेशन ये दोनों बन गए। अब हमारे टाइम पे ज़िदान भी था, माल्दीनी भी था, साथ में नेस्टा भी था, तो ये सारी चीज़ें थी, मिडफील्डर्स भी थे आपके पास, जेरार्ड भी है, स्कोल्स भी है, तो बच्चा देख रहा है हर प्लेयर को। लेकिन जब रोनाल्डो मेसी का एरा आया तो वो बच्चा जो है कि अब मुझे रोनाल्डो बनना है, मेसी, और वो दोनों फॉरवर्ड है, तो इस तरीके से। लेकिन अब जिसको फॉरवर्ड बनना है, ज़रूरी नहीं, वही वाली बात, ज़रूरी नहीं कि वो फॉरवर्ड ही हो। अब हमारी एकेडमी के अंदर मेरे साथ के मेरे स्कूल फ्रेंड्स थे, उन्होंने ज्वाइन किया, उसको फॉरवर्ड बनना था। सर आदम ने उनको डिफेंडर बनाया, क्योंकि उसके अंदर जो कैपेबिलिटी थी वो डिफेंडर की थी। तो वो एक कोच ही उनको बता सकता है कि तुम्हारी असल पोजीशन क्या है। आज भी हमारी एकेडमी में इवन क्लब के अंदर बच्चा आता है कि सर हमने यहाँ खेलना है, हम पहले उनको उसकी पोजीशन पे चेक करते हैं कि उन्होंने कहाँ खेलना है। वो खेलते हैं वहाँ पे, उसके गेम से नज़र आ जाता है कि प्लेयर किस पोजीशन मतलब का ये है। इसका क्या नेचुरल होता स्टैंडर्ड है, है? ये कुछ बिल्कुल नेचुरल बताएँगे? होता है, बिल्कुल। आपकी पोजीशनिंग जो होती है, जो हर प्लेयर की होती है वो नेचुरल होती है। उसकी जो अटैकिंग खेले, डिफेंडिंग खेले, मिडफील्ड खेले, वो देखिए कोच इसके अंदर एबिलिटी आपको पकड़नी पड़ती है, एज अ कोच एज़ अ आपको देखना कोच पड़ता जी। है। अब एक प्लेयर है, वो स्ट्राइकर खेल रहा है, अब कितनी दफ़ा हमारे पास एकेडमी में एक लड़के आते हैं, प्लेयर्स आते हैं छोटी एज के, या आप अंडर 18 ले लें, वो हुँ। स्ट्राइकर खेल के टैकल मार रहे हैं, बहुत ज़्यादा आप उनको देख रहे हैं, वो गेम बहुत ज़्यादा रफ कर रहे हैं। तो आपको एक चीज़, एक एग्जाम्पल है छोटी सी, आपको नज़र आ जाता है इसकी इंस्टिंक्ट जो है ना, वो मिडफील्डर, डिफेंसिव मिडफील्डर या राइट बैक, लेफ्ट बैक, डिफेंडर। फिर आप उसका हेडवर्क देखते हैं कि उसका हेडवर्क कितना अच्छा है। अगर उसका हेडवर्क बहुत अच्छा है, लेकिन वो हेड की जो डायरेक्शन है वो किस तरफ है,
तो आप उसको उस तरफ उसको ले आते हैं कि यार ये डिफेंडर अच्छा ज़्यादा बन सकता है, फिर वो कितना फिजिकली स्ट्रांग है। अब एक लड़का है, उसने कहा मुझे स्ट्राइकर खेलना है, लेकिन उसकी फिनिशिंग ज़ीरो है। लेकिन जब वो बॉल क्लियर करता है तो नज़र आता है कि इसके अंदर स्ट्रेंथ भी है, पावर भी, और इससे क्लियर दूर भी जा रहा है। तो इसका मतलब इसकी एबिलिटीज़ को पता नहीं है। मतलब लॉन्ग पास करने वाले लोगों को जो है वो रखा जाएगा मिडफील्डिंग के ऊपर कि भाई वो पहुंचाएं अटैकर्स तक बॉल करने वाले। मिडफील्डर वो प्लेयर है बेसिकली जो पूरी टीम को चलाता है। तो वो आपका वो माइंड से प्लेयर के पता चल जाता है कि वो कितना होल्ड कर रहा है बॉल को। स्ट्राइकर होगा ना, वो इतना होल्ड नहीं करेगा बॉल को। वो बॉल लेगा, कोशिश करेगा, पास करेगा, डी की तरफ रन लेगा। मिडफील्डर आराम से अपनी पोजीशनिंग होल्ड करके रखेगा और गेम चलाएगा, ओपन पोजेशन गेम करेगा। जो है वो इनके पास। पोजेशन गेम जितना भी है वो मिडफील्डर, वो नज़र आ जाता है प्लेयर के बॉल रोकने के अंदाज से, सही। ये मिडफील्डर है। तो इस तरीके से ईज़िली कोचेस जज कर लेते हैं, लेकिन कभी-कभार ऐसा भी होता है आपने उनको मिडफील्डर, डिफेंडर खिला दी, वो वहाँ नहीं चल रहे। फिर उनकी पोज़ीशंस चेंज भी करनी पड़ती है। फिर उन्हें और प्लेयर को ही मेहनत करनी पड़ती है। हम्म। अच्छा, रोनाल्डो और मेसी की आपने बात करी, इन्होंने गेम खराब किया। अब भाई ये एक ऐसी डिबेट है, मतलब मैं कहता हूँ ये एंडलेस डिबेट है, ख़त्म ही नहीं हो रही। जैसे इनके कैरियर्स माशाल्लाह ख़त्म नहीं हो रहे हैं दोनों के, जहाँ भी खेल रहे हैं कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं ऐसा कि जिससे इंसान फिर हैरान हो जाता है। इसी तरीके से ये एक एंडलेस डिबेट है। लेकिन महमूद भाई आप बताएं कि आखिर ये जो मेसी और रोनाल्डो का कंपैरिजन है, आप किसकी साइड में और क्यों हैं? मैं शुरू से रोनाल्डो के साइड पे हूँ, क्योंकि मैं रियल मैड्रिड का फ़ैन हूँ। क्योंकि लुइस रोनाल्डो भी रियल मैड्रिड ज्वाइन की थी 2000 वर्ल्ड कप के बाद, 2002 के बाद। तो मैं तब से रियल मैड्रिड का फ़ैन हूँ। और फिर रोनाल्डो की जो अचीवमेंट्स हैं, जो वो उसके जो गोल स्कोरिंग एबिलिटीज़ हैं, और जितने वो मैच विनिंग उसके अंदर जो क्वालिटी है ना, सिंगल हैंडली जिताने वाली, तो मैंने हमेशा रोनाल्डो को ही सपोर्ट किया। लेकिन एक चीज़ माननी पड़ेगी, इस एरा का गोट मैं मेसी को मानता हूँ, सिर्फ़ और सिर्फ़ उनके वर्ल्ड कप जीत। अच्छा, सही। वो जो है ना, वो अचीवमेंट जो रोनाल्डो के पास नहीं है, जो मेसी के पास है, जो वर्ल्ड कप की ट्रॉफी है उनके पास, वो उनको उनसे अब तो मतलब आप वो वाले फैन नहीं हैं कि भाई इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वर्ल्ड नहीं, कप नहीं। है नहीं है, तो वर्ल्ड गोट कप तो से बड़ी कोई रोनाल्डो। चीज़ नहीं सही। है। वर्ल्ड कप से बड़ी फुटबॉल में कोई चीज़ नहीं है। और ये तो देखें, ये तो पहले भी, मतलब मैं अगर आपसे पूछना ये तो पहले भी मानने वाली बात थी ना, क्योंकि मेसी 2014 में भी बहुत करीब थे, जा नहीं सके, वो बहुत करीब थे, तो दो भी हो सकते थे। उस वक्त भी लोगों को ये बात पता था कि जब दोनों टीम्स उतरी हैं कि भाई नज़र आ रहा है, फील्ड के ऊपर नज़र आ रहा है कि मेसी का जो पोटेंशियल है इवन इतने बड़े लेवल के ऊपर भी जो है वो ज़्यादा नज़र आ रहा है, टीम को लेके चलने वाला प्लेयर। क्या आप इस बात को तस्लीम करते हैं? मैं बिल्कुल करता हूँ, लेकिन वी ऑलवेज़ रिमेंबर अ विनर। रनर अप को कोई याद नहीं रखता। तो लेकिन मैं इसकी ना, जो 2014 की मेसी की परफॉर्मेंस थी ना, वो बहुत बेहतर थी, जो वर्ल्ड कप वो जीते हैं। 2014 में मेसी अपनी पीक पे था और रोनाल्डो भी अपने पीक पे था। तो मेसी को अगर वो वर्ल्ड कप जीत जाता ना, अभी भी मेसी को एज हासिल है, लेकिन उस वक्त वो जीतता तो वो अपनी पीक पे था। हो सकता है कि उस वक्त उसके बाद वो 2 वर्ल्ड कप जीत जाता। लेकिन फिर भी वर्ल्ड कप जीतना इट्स नॉट ईज़ी। बहुत उसकी मेहनत है इसके पीछे, और इस चीज़ को एक्सेप्ट करना चाहिए रोनाल्डो फैंस को भी कि भाई उसकी बहुत मेहनत है इसके पीछे। अच्छा देखें, अब मैं तो अपनी नज़र से देख रहा हूँ, तो इसमें मज़ेदार चीज़ ये है कि मैं तो इसको इस तरीके से डिस्टिंग्विश कर देता हूँ कि अगर आप बात करें कि अच्छा जगलर कौन है, तो मैं कह दूंगा कि रोनाल्डो है। लेकिन अगर आप मुझसे पूछेंगे कि अच्छा ड्रिबलर कौन है, तो मैं फ़ौरन बोलूँगा कि वो मेसी है। क्योंकि आप हम सभी कुछ ऐसे गोल से वाकिफ़ है कि यार मिडफील्ड पोजीशन पे हैं, कहाँ से, मतलब छोटे हैं, उनके पास एडवांटेजेस नहीं है जो रोनाल्डो के पास है। रोनाल्डो लंबे हैं, कद काठ में भी ज़्यादा हैं, ठीक है, क्विक भी हैं, ठीक है, बॉडी भी, उनकी डाइट, उनकी ओवरऑल फिजिक बिल्कुल ऐसी लगती है कि श्रेडेड, बिल्कुल रिप्ड है। मेसी बहुत ही नॉर्मल से चलते फिरते इंसान लगते हैं, जिसकी जो है ना वो ग्राउंड अवेयरनेस बहुत ज़्यादा है। हर वक्त उनकी आंखें चल रही हैं, कहाँ गैप बना हुआ है वो उस तरफ हल्के हल्के छोटे छोटे कदम ले रहे हैं। बस फ्लिक ऑफ अ सेकंड का गेम होता है कि बॉल आई और फिर वो राइट अवे इंसान सारी जो है वो रुकावटों को तोड़ता हुआ गोल के पास पहुंचा, और माइक्रो सेकंड्स की जो है वो डिफरेंस है, वो एक गोल आपको होता हुआ नजर आ रहा है। ये तो मैंने, मतलब मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मैं मेसी फैन हूँ, कहीं नहीं दिखा, किसी में नहीं दिखा। बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए मेसी जो है ना, मेरे लिहाज से वो बॉर्न टैलेंटेड है। उसके पास वो टैलेंट है, जब से वो छोटा था अकेडमी में बार्सिलोना की, वहीं से उसको देख लिया था गार्डियोला ने भी, सबने, कि ये बॉन्ड। रोनाल्डो जो है उसने बड़ी मेहनत की अपने गेम के ऊपर। इस लेवल पे आने के लिए, मेसी से कम्पीट करने के लिए उसने, आप रोनाल्डो का एरा निकालें यूनाइटेड का पहले साल का। रोनाल्डो क्या करता था, उल्टे सीधे पाँव चलाता था और ये, और फिर वो बेंच पे, और सारे जो एक्सपर्ट ये कहते थे कि इसके पास सब कुछ है, लेकिन एंड प्रोडक्ट नहीं है इसके पास, कि ये क्रॉस नहीं करता, गोल नहीं उस वक्त करता। रूनी बड़े हाइप के ऊपर था। रूनी था, गिग्स था, वैन निस्टेलरॉय थे, ये सारे खेल रहे थे उस वक्त, बड़ा यंग था रोनाल्डो। तो लेकिन फिर इसने अपना पूरा गेम चेंज किया उस तरीके से लेके, तो उसने बड़ी मेहनत की। क्रेडिट रोनाल्डो को भी कि उसने बहुत मेहनत की है, लेकिन फिर बात वहीं आती है, जिसके पास वर्ल्ड कप है वो गोट है। ये भी ज़बरदस्त बात है। अच्छा अज़ार, आप बता रहे थे मेरे ख़्याल से कि जो ये मेसी और रोनाल्डो वाली डिबेट है,
उसको हम अगर पीछे की तरफ लेके जाएं तो हमें कुछ और प्लेयर्स भी मिलते हैं अर्ली 2000s में। रोनाल्डीनियो, ठीक है, रोबर्टो कार्लोस, ठीक है, और अपना रोनाल्डो। इनके गेम में और जब हम मॉडर्न फुटबॉल देखते हैं, चाहे मेसी और रोनाल्डो वाले की बात करें, एक बहुत बड़ा फ़र्क नज़र आता है। आपके नज़दीक क्या वजह है इसकी? फुटबॉल बहुत चेंज हुई है विद द पैसेज ऑफ टाइम। आप ये जो बात करें 2002 की वर्ल्ड कप की, और उसमें 2002 की अगर आप ब्राज़ील की टीम ले लें, मैं ब्राज़ील की एग्जांपल आपकी, या 98 में आप ज़िदान को ले लें, उस वक्त इंडिविजुअल ब्रिलियंस का ना बहुत मतलब होता था, मायने होते थे उसके। रोनाल्डो का आप फाइनल का गोल लें 2002 का, उसकी इंडिविजुअल ब्रिलियंस है। पूरा वर्ल्ड कप भी 2002 का, और वो बड़ी अच्छी स्टोरी है रोनाल्डो की। वो 2 साल तक बाहर था और फिर वो आया। अब क्योंकि अब इसमें सिस्टम की बात आ गई, स्कोलारी ने क्या किया, जो ब्राज़ील का कोच था उसने अपने मेन प्लेयर को निकाल के रोनाल्डो को रख लिया, रोमारियो को निकाला, और तो बड़ा क्रिटिसाइज़ किया उसको कि यार 2 साल बाद एक प्लेयर आ रहा है, वो 2 साल इंजरी के बाद आया है, डायरेक्ट आपने बोला कि मुझे वर्ल्ड कप जिताएगा, और उसने वर्ल्ड कप जिता दिया। तो वो प्लेयर की जो एबिलिटीज़ थी और जो भरोसा था, अब रोनाल्डिनो का जो करियर है, उसको आप इंडिविजुअली उसका करियर मेरे ख्याल में मेसी से बेहतर ड्रिबलर, उससे बेहतर ड्रिबलर फुटबॉलिंग वर्ल्ड में अभी तक कोई नहीं आया। बॉल कंट्रोल उनका भाई, मतलब अलग आज ही भी लेवल। मैस्मराइजिंग है। आप क्लिप उठा के देखें तो इतनी ऊंची उड़ती हुई बॉल आके शोल्डर पे ऐसे आराम से जो है वो स्टेबली उसको कंट्रोल करना और नीचे अपने पैरों में ले जाना, यहाँ पे तो मतलब कोई वो नहीं। एरा ऐसा था कि आप कह सकते हैं यार ये मैच रोनाल्डिनो जिता देगा, ये मैच रोनाल्डो जिता देगा, ये मैच जिदान जिता देगा। अब आप मेसी रोनाल्डो को साइड कर दें, आप अभी आज क्या उठा दें, आप नहीं बोल सकते यार ये प्लेयर जिता देगा मैच, हम सही, इस पे बिल्कुल रिलाय करते हैं, बिल्कुल ये सही मैच बात। निकाल देगा। अब फुटबॉल हो गया बिल्कुल सिस्टमैटिक, और इसका क्रेडिट जाता है पेप गार्डियोला को। पेप गार्डियोला ने पूरे फुटबॉल के सिस्टम को चेंज किया। तो आप कह रहे हैं कि बार्सिलोना बार जो 2011 की बार्सिलोना है, जो पेप गार्डियोला टिकी वाली, टाका वाला टिकी मामला। टाका, उसने पूरे फुटबॉल सिस्टम को चेंज कर दिया। आप वो बार्सिलोना का एरा उठाएं, 3 साल का अनबीटेन एरा है वो। मतलब आप बार्सिलोना को नहीं हरा सकते। आप वो मैड्रिड की खुद मैं मैड्रिड फैन हूँ, मैं वो मैच 5-0 वाला, आज मैं मैड्रिड अभी भी हारी पिछले कोई नहीं साल बोल भी। सकता। अच्छा, उस वक्त पेप गार्डियोला ने एक पोजीशन ट्राई करी थी, फॉल्स नाइन, जिसमें उन्होंने मेसी को खिलाया था, और मतलब जो रियल मैड्रिड वो पूरी कंफ्यूज हो गई थी टीम, क्योंकि उसमें फॉल्स नाइन में कि आपको मिडफील्ड भी वो खेल रहा है और फिर वो कभी स्ट्राइकर भी खेल रहा है, और उसके बाद ये पोजीशन काफ़ी कॉमन हुई पेप गार्डियोला के एरा के पेप बाद। गार्डियोला ने सिटी के अंदर भी अप्लाई किया था फॉल्स नाइन का, ईजस को, और कभी केडीबी को वो इस तरीके से खेला। तो कहने का मतलब कि गार्डियोला ने सिस्टम को चेंज किया, एक फुटबॉल को समझ लें कि स्टडी बना दिया पूरा। और फिर क्रेडिट टू मोरिनियो जिसने सिस्टम को तोड़ा भी थ्रू, पहले वो इंटर मिलान के साथ उन्होंने बार्सिलोना को हराया, फिर मैड्रिड में आके भी शुरू के उनका 1 साल मुश्किल था, लेकिन नेक्स्ट ईयर फिर रोनाल्डो की वो फेमस सेलिब्रेशन कामा वाली, तो वो वहाँ से मोरिनियो ने सिस्टम को तोड़ा भी। लेकिन हर सिस्टम का एक एंड होता है, वो सिस्टम आप कंसिस्टेंट नहीं चला सकते। गार्डियोला के साथ सेम चीज़ हुई, बार्सिलोना में सक्सेस रही, म्यूनिक के अंदर फेल हुए, सिटी में आए, अप्लाई किया। अच्छा, वो थोड़ा सा उनके अंदर एक एरोगेंस भी है, जब उनसे पूछा भी जाता है कि बोला मैं सिस्टम नहीं छोड़ूंगा, मैं इसी सिस्टम से खेलूंगा। तो हम लास्ट ईयर को देख सकते हैं सिटी की क्या कंडीशन हुई, भले उनके पास स्टार्स प्लेयर हो जितने महंगे हो। मतलब इस बात से ये भी साबित होता है कि आप कितना ही डेटा कलेक्ट कर लें, कितनी ही स्टडी कर लें, लेकिन इन ग्राउंड में जो भी चीज़ें होंगी वो आपके हाथ से निकल आपको इनोवेशन तो करनी पड़ेगी। अब लिवरपूल लास्ट ईयर जीता, अब क्लॉप कितने सालों से कर रहा था कोचिंग, स्लॉट आया, अपना सिस्टम लेकर आया, न्यू सिस्टम, वही प्लेयर्स, लीग जीत गया। पीएसजी एनरिके वही, अब एम्बापे था, नेमार, मेसी, रेमोस, इतनी बड़ी स्टार टीम, नहीं जिता थे चैंपियन लीग, लेकिन एनरिके एक सिस्टम लेके आया अपना, वो पेप वाला सिस्टम नहीं, उसका अपना अलग सिस्टम है, और सारे स्टार्स चले गए, एम्बापे भी चला गया। अब जैसे बार्सिलोना का सिस्टम जो चेंज किया वो हांसी फ्लिक ने आगे किया, इनकी टिकी टाका और ये पासिंग, उसने अब जो बार्सिलोना का जो बिल्कुल प्ले स्टाइल वो पूरा काउंटर पे कर दिया और फास्ट प्ले पे कर दिया है। बार्सिलोना का जैसा सिस्टम चेंज हुआ, उसको फुटबॉल में ट्रांजिशन पीरियड कहते हैं, कि आप बार्सिलोना के, अब मैड्रिड और इस वक्त बार्सिलोना में क्या फ़र्क है, बार्सा के प्लेयर से बॉल छिनेगी, सारे पीछे जाएंगे, यही बॉल विनीसियस जूनियर से छिन जाएगी ना, वो खड़ा रहेगा अपनी जगह, सही है, पोजीशन नहीं छोड़ेगा। वो अपनी तीनों खड़े रहेंगे, मिडफील्डर वर्क करेगा। तो मैड्रिड का जो पिछले सीजन जो उनको गोल भी लगे ना बार्सिलोना से 4-5, वो इसी वजह से लगे, कि वो अपनी फॉर्मेशन जो है ना वो डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं। डिस्टर्ब आई वो उधर करे। थिंक और बार्सिलोना का मैड्रिड ट्रांजिशन, का जो अभी जो उनका चल रहा है डाउनफॉल है एक तरह से, पिछले सीजन भी टोनी क्रूज का जाना बहुत बड़ा एक रीज़न है, क्योंकि वही उनकी पूरी मिडफील्ड को कंट्रोल करते थे। टोनी क्रूज का जाना भी मेन इशू है, और बेसिकली आपके पास एक जो सेंटर फॉरवर्ड होता है, अब एम्बापे नेचुरल पोजीशन उसकी लेफ्ट है, वो खेलता सेंटर, हाँ वो उसकी फेवरेट और नेचुरल पोजीशन लेफ्ट है, लेकिन वहाँ पे विनीसियस जूनियर है, और फिर उसके बाद आपके पास एक लीडरशिप भी नहीं है। अब रेमोस था, बेंजीमा था, क्रूज था, अब मॉडरिच क्योंकि बिल्कुल एजेड होगा, बेंच से आ रहा था पिछले सीजन तो वो चला ही गया, तो वो लीडरशिप की भी कमी थी टीम के अंदर, कि कौन टीम हार रही तो कौन उसको लीड करे, तो वो चीज़ ऑब्वियस नजर आती जैसे है फील्ड के ऊपर। बार्सिलोना में एक लंबे टाइम तक पोयोल
मतलब ये देख के बड़ी हैरानी होती थी कि यार इतने स्टार प्लेयर्स हैं लेकिन उनकी लीडरशिप ग्राउंड में नज़र आ रही होती। तो ये अच्छा, ये तो बड़ी एक मज़ेदार बात है कि इतनी चेंज फुटबॉल के अंदर आया, लेकिन मेरे जहन से ना एक चीज़ नहीं निकलती। वो आप मुझे ज़रूर बताइएगा, रोबर्टो कार्लोस, उनकी बनाना किक। अच्छा, अक्सर इसके ऊपर डिबेट होती है, मैं आपसे भी पूछ लेता हूँ, रॉबर्टो कार्लोस या मार्चेलो? ये तो दोनों ब्राज़ीलियन, दोनों मैड्रिड के लेफ्ट बैक और बिल्कुल। ब्राज़ील के लेफ्ट बैक। अच्छा, इस पे अक्सर हमारी अकेडमी में, क्लब के अंदर डिबेट होती है। 90% वोट कार्लोस का, मेरा वोट मार्चेलो का। अच्छा, मैं एक बात बताऊँ, देखिए फैसिनेशन की बात है, मजिशियन पूछेंगे तो सीधा रोबर्टो कार्लोस। मतलब अब तक कोई प्लेयर नहीं, जो ताकत उसकी किक में थी ना, वो दिखती ही नहीं है। मतलब ऐसा लगता है अब फुटबॉल में ना वो रॉ पावर बहुत मिसिंग है। बॉल मिड से सीधा गोल में जाना तो ऐसा लग रहा है 10 सालों में नज़र ही नहीं आ रहा। अब ज़्यादातर क्या है कि वो एक इतना ज़्यादा प्रिपेयर्ड गेम है कि वो आगे जा रहे हैं और ज़्यादा टाइट करते जा रहे हैं फॉर्मेशंस को, अंदर डी के अंदर जाते जाते छोटे छोटे आपको गोल ज़्यादा नज़र आते हैं, लेकिन वो जो एक रॉ पावर का कार्लोस की ये बात तो, अगले ने कॉर्नर से गोल मारा हुआ है। हैरत फिर है, क्या मतलब कर सकते अजीब। हैं? आप आज भी सोचते हैं, वो कई सारे यूट्यूब पे आपको क्लिप्स मिलेंगे कि वो चेक कर रहे हैं कि पावर कितनी है। बूढ़ा आदमी है, शायद सीधा खड़ा भी नहीं हो पा रहा हो, वो यंग सारे प्लेयर्स हैं जो अभी खेल रहे हैं, वो 12-12 थर्मोकोल की लेयर्स को अभी भी किक के जरिए जो है वो बॉल पा रहा है। और कोई एक इंटरनेशनल प्लेयर ऐसा नहीं है एग्जिस्टिंग जो 4-6 के बाद जो है वो बॉल को आगे पहुंचा सके। क्या रीज़न है इसके पीछे? ये तो आप उनकी, उसकी मेहनत है इसके पीछे, उसके बाद और कोई रीजन नहीं हो शॉर्ट सकता। हाइटेड, कोई शॉर्ट बहुत हाइटेड बड़े और नहीं। उसकी पेस। अगर आप, अच्छा आपने आपने वो एरा देखा नहीं देखा, जिदान और इसका ऐसा कॉम्बिनेशन था, जो इसकी पेस थी, जिदान बिना देखे पास देता था लेफ्ट के अंदर और कार्लोस पहुंचा हुआ होता था। वो इनका इतना अच्छा क्यों, इसके अब एक पेस थी और इसके पास पावर थी। और मार्चेलो का एक एज है कि उसके पास बॉल कंट्रोल, टेक्निकल बहुत, मार्चेलो टेक्निकली बहुत अच्छा प्लेयर है। ओवरऑल गेम प्लान के हवाले से तो ही इज मोर। मार्चेलो जो अटैकिंगली जो टेक्निकल प्लेयर है ना, लेकिन कार्लोस के पास जो पावर है और जो स्पीड थी ना, और जो शूट उनकी खत्म है। इतने उसने दूर से फ्री किक पे गोल किए हैं, इतने गोल किए। अब वहां फ्री किक लेने कौन कौन खड़ा हुआ है? जिदान, बेकम, फीगो, सारे बड़े नाम सारे हैं। बड़े नाम, बैकम भी, फीगो भी, वो तो सब खड़े हुए वहां पे। और कार्लोस जब आ जाए तो फिर सब बड़े आते थे तो पीछे। गोलकीपर परेशान हो रहा होता था वहां पे कि भाई अब देखूं क्या, बॉल देखूं क्या। लिटरली कीपर के रिएक्शन ये होता था कि नजर ही नहीं आई, रिएक्शन था ही नहीं वो। कि नजर आज ही भी नहीं आप आई। जाके देखिए, गोलकीपर खड़ा हुआ वो इतना ही देखता है और ऐसा बॉल ही। गोल के अंदर होती है। वो बारतेज का आज भी, जो फ्रांस जो आप बनाना की, वो बारतेज खड़ा हुआ वो देख रहा था कि कहाँ से अंदर है गई। वो आज तक उसको साइंस और फिजिक्स भी नहीं बता सके। बिल्कुल एग्जैक्टली। कई लोग ये बोलते हैं, जैसे आपने बताया कि हवा का उस दिन जोर हाँ, ज्यादा था, उनको एज मिल वो गया। ये स्टडीज हुई हैं उस पे कि उस दिन वो हवा ऐसी चल रही थी जिसकी वजह से उसकी बॉल बहुत ज्यादा कर्व कर गई। हाँ। अच्छा, वो उन्होंने सिखाई भी है बाद में। और ये उनकी ये एक फ्री किक नहीं है, ये तो फेमस बहुत हो है। गई। ऐसी बहुत सी उनकी फ्री किक है जो उन्होंने ऐसे उन्होंने मारी। बहुत बार सिखाई भी है कि वो अब मेरे बूट की पोजीशन क्या है, फुटबॉल का कौन सा हिस्सा आपने नीचे रखना है ग्राउंड पे। बड़ी इसके पीछे लेकिन ये उनकी हर कोई physics कर नहीं सकता। बात। आपके पास वो पावर, वो स्किल, वो टेक्निक होनी चाहिए करने के आई लिए। थिंक अच्छा, इसको ट्रिवेला या नकल शॉट कहते हैं, इसको नहीं, कहते हैं नकल शॉट होती है वो हम ऊपर से लेते हैं। ऊपर ये वाली, ये तो ट्रिवेला साइड से है ना, ये क्रॉस साइड मारते से, हैं, साइड से। हिट करते हैं ताकि बॉल जो है वो मूव करे अगेंस्ट दी। अच्छा, क्या आप समझते हैं कि इस तरीके की पावर अभी मतलब नहीं मार पा रहे, नजर भी नहीं आ रहा कोई ऐसा प्लेयर जो अभी बन रहा हो और लगता हो कि ऐसी पावर है उसके? वालवर्दे नजर आता है मुझे, नजर आता है। वालवर्दे के पास पावर है। बीच में बेलोटेली का थोड़ा बहुत नजर आया था, कि बैलोटेली लेकिन वही वो बैठ गए। बिल्कुल ही वो हो गए। इस वक्त जो करंट प्लेयर्स के अंदर वालवर्दे जो नजर आता है, शूट जब वो लेता है तो नजर आता है पावर है उसके शूट के अंदर। तो उसका शॉट जब उसको गावी से कंपेयर करते हैं, किससे करते हैं, वो तो चलते ही रहते हैं कंपैरिजन बारसा और मैड्रिड का, लेकिन उनके पास पावर है शॉट। अच्छा, अभी बार्सिलोना और रियल मैड्रिड को लें, पूरी यंग यंग टीम्स हैं। मतलब जो हम देखते थे, एक पूरा वो जो स्क्वाड था उनका, शाबी अलोंसो, पोयल, बुस्केट्स और ये सब, और वो दूसरी तरफ जाएं तो सर्जियो रेमोस, मतलब एक से बढ़ के एक नाम और एक दूसरे का मुंह तोड़ रहे हैं। अब सारे एकदम से जो है वो यंग बच्चे नज़र आते हैं। तो आपको लगता है कि इससे जो है वो जो देखने वाले हैं उसमें फ़र्क आया है, या जो इंस्पिरेशन की वैल्यू थी वो किसी हद तक कम हुई होगी यंगस्टर्स में? अब पहले जो टीम्स थी ना, दोनों स्टार स्टडेड टीम्स थी और हर किसी का कोई फेवरेट था। मेरा फेवरेट रियल मैड्रिड में उस वक्त सर्जियो रैमोस था। मैं सर्जियो रैमोस को फॉलो करता था। अब यहाँ पे दोनों टीम्स के अंदर किसी का कोई फेवरेट नहीं है, टीम फेवरेट है। सही। हम टीम का मैच देखते हैं, अब टीम का मैच, अब वो जो एक कनेक्शन होता है ना प्लेयर के साथ, एक फैन का, वो टूट चुका है।
अब कोई नहीं चाहेगा यार मैं विनीशियस जूनियर बनूं, कोई ये नहीं चाहेगा मैं गावी बनूं, कोई नहीं, अभी लामिन जमाल को हाइप मिल रही है, उसका सीजन अच्छा चल रहा है, लेकिन ऐसा सच ये नहीं आप जाके पूछेंगे तो वो कहेगा यार कि मैं लामिन जमाल बनूं। अब वो एक जो कनेक्शन है ना, वो एक टीम के साथ तो है, लेकिन वो फैन बेस जो प्लेयर्स के साथ थी उस वक्त वो नहीं है, वो वाली वो इमोशनल कनेक्शन जो होता है ना मैच के अंदर। अब मैड्रिड लास्ट सीजन बहुत बुरी तरीके से आ रहा है, लेकिन मुझे फील ही नहीं हुआ, क्योंकि वो कनेक्शन जो मेरा प्लेयर्स के, मुझे पता था ये नहीं कर पाएंगे ना, तो वो कनेक्शन ही नहीं है। अब यही 5-0 वो वाली हार इसलिए कि मेरे प्लेयर खेल रहे थे उसमें। वो भूली नहीं वो भूली नहीं जाती, टॉप क्लास के सारे उसमें प्लेयर्स ऐसा हमारा कनेक्शन बना हुआ था प्लेयर्स के साथ, यार ये मेरे प्लेयर्स है, ये कैसे हार सकते हैं। तो लास्ट ईयर मैड्रिड हारी है, उससे पहले बार्सिलोना हारी थी, बारसा वाले भी फील नहीं कर रहे थे, क्यों, वो प्लेयरों से कनेक्शन नहीं है। तो जब तक आपके पास वो कनेक्शन नहीं आएगा ना, जो इस वक्त टूट चुका है, अब आप जितना भी स्टार बनाने की कोशिश कर लें, आपके पास वो स्टार रोनाल्डो मेसी के बाद कोई भी नहीं, उस तरीके का ग्लोबल सुपर स्टार कोई। अब रोनाल्डो मेसी को मेरे पेरेंट्स भी जानते हैं, आपके पेरेंट्स भी नाम चलते हैं ना, इतना लंबा करियर कि हमारे पेरेंट्स भी जानते हैं उनको, अतः कि वो जिदान और उस जमाने उस जमाने के माराडोना रोनाल्डिनियो के साथ बार्सिलोना में हाँ। जब नया नया मेसी आया तो उनके कंधों पे सवार नजर आते हैं, लेकिन ये असल में रोनाल्डिनियो जिदान जो थे ना, इनके गेम में एक मैजिक था, मगर अगर आप इनके स्टैट्स देखें ना तो इनके 300-400 गोल्स तक थे। रोनाल्डो मेसी को आई थिंक जो सेपरेट करता है वो यही करता है इनका लॉन्ग करियर और इनके स्टैट्स जो ये 800-900 गोल्स तक गए हुए हैं, ये अजीब है, बहुत ये अजीब है। अनरियल है। आपको लगता है कि आने वाले मतलब 100 साल में भी ये कहीं कुछ जाने वाला है, आने वाला है? नहीं, मुझे इन तो नहीं दोनों का जो रिकॉर्ड वो अभी नियरली, मुझे नहीं लगता हमारी लाइफ टाइम में टूट पाएंगे। मुझे नहीं, नेमार का बहुत काफ़ी था, नेमार के पास पोटेंशियल ऐसे था। बहुत से प्लेयर हैं इनको हाइप दी हम्म, गई, नेमार हो गया, अब इसके अभी हालांड को इतनी हाइप दी गई, मोहम्मद साला हो गया, बहुत सारे प्लेयरों को हाइप दी गई, लेकिन इनके लेवल के लिए बहुत इन्होंने मेहनत की है। ये चीज़ माननी पड़ेगी फुटबॉल फैंस को कि रोनाल्डो मेसी ने बहुत मेहनत की है, और ये दोनों आपस में बोले ना बोले, रोनाल्डो और मेसी, आज भी इनके आपस में कॉम्पिटिशन है। अब मेसी चाहता तो रिटायर हो सकता था, रोनाल्डो चाहता था रिटायर हो सकता था, लेकिन वो चला गया वहाँ, उसने भी प्रूव करना कि मैं खेल रहा हूँ, और रोनाल्डो ने भी प्रूव करना अच्छा कि मैं देखिए, खेल रहा हूँ। अच्छा अब भी रहा है, चल अब भी रहा अभी है। भी ट्रॉफीज मेसी के पास ही जा रही हैं, चाहे कहीं पे वो अभी भी हो। फाइनल में गए ये ना लीग्स ये कप के। दोबारा से वही बात आ रही थी। देखिए ट्रॉफीज ही अगर स्टैंडर्ड हम बना हाँ, लें तो देखिए फिर इसमें वो क्रेडिट टू रोनाल्डो के, जब वो सऊदीया गया है तो कितने प्लेयरों को अट्रैक्ट किया उसने वहां आने के लिए, ये बात बस बिल्कुल सही। सऊदी मेरे फुटबॉल को रिवाइव किया उसने। इवन बेकम भी ये बात कहते हैं, वो तो आपको पता ही होगा एमएलएस के अंदर यार, जब मेसी आया है तो कहाँ वो लीग ही क्या थी और कहाँ बिल्कुल। से कहाँ नहीं, चली उनकी गई, टीम ही क्या थी, मतलब बिल्कुल कुछ बॉटम ऑफ भी द नहीं था। टेबल टीम थी उनकी। भाई वो पूरा बिजनेस ही खड़ा हो गया, एक एम्पायर खड़ा हाँ, कर ये दिया दोनों एक उन्होंने। बिजनेस भी है, मतलब जर्सी वाइज और टीम को बिल्कुल नहीं, नहीं, फॉलोवर्स बिल्कुल वगैरह ये जर्सी का स्पॉन्सर, मर्चेंडाइजिंग हाँ, अब ये मेसी सारे। आया तो स्पॉन्सर ऑटोमेटिकली आपके पास आएंगे हाँ। ना, तो रोनाल्डो वहां गया है तो स्पॉन्सर्स भी आएंगे। पर आपने एक अच्छी चीज़ बताई मुझे, ये बताइए ये गेम इंटरनेशनल में तो बहुत स्ट्रांग है, स्पॉन्सरशिप का, मर्चेंडाइज का। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा प्लेयर्स को परेशानी भी फाइनेंशियल एतबार से ही होती है आई गेस, क्योंकि कोई भी प्लेयर है, कोई भी स्पोर्ट हम उठाएं जो एक सर्टेन लेवल पे नहीं है, उसकी सबसे बड़ी परेशानी है कि वो फाइनेंसेस अपने किस तरह। पाकिस्तान में ऐसा है कि आपको स्पॉन्सर्स मिलते हैं फुटबॉलर्स को? क्रिकेटर्स तो फिर भी मिल जाते हैं बड़ी बड़ी कंपनी, फुटबॉलर्स को मिले? आप इसका इस बात से अंदाज़ा लगा लेंगे, आप क्रिकेट का लोकल टूर्नामेंट चल रहा होगा ना, कहीं भी आप जियो सुपर पे देख लेंगे या यूट्यूब पे, उनके पास बेतहाशा स्पॉन्सर्स होंगे, लेकिन मैं ये चैलेंज से कर सकता हूँ उनके पास व्यूअरशिप कम होगी अगर आप वो फुटबॉल के टूर्नामेंट को स्पॉन्सर करें। ये आप डिजिटल की बात करें? डिजिटल की बात कर रहा हूँ मैं। हमारी गुलशन सॉकर की चैंपियनशिप होती है हर साल, लास्ट ईयर भी हुई। स्पॉन्सर्स को हमने जो चाहिए था, रीच क्या होगी, ऑडियंस क्या होगी, क्या टारगेट, हर चीज़ बताई उनको। हमने एक अपना जो है वो प्रपोज किया बजट कि ये हमारा बजट है, कोई आने को तैयार नहीं कि इतने हम नहीं दे सकते, इतने हम नहीं दे सकते। तो मैं हैरान हो जाता हूँ। और रीच क्रिकेट से ज़्यादा आपको दे रहे हैं जो लोकल टूर्नामेंट्स चलते हैं, जो लोकल टूर्नामेंट्स उससे ज़्यादा आपको रीच मिल रही है। 32 टीमें खेलने के लिए आ रही हैं, उनकी जर्सीज पे आपका नाम होगा, वो पूरे कराची में खेलती हैं। तो मैं हैरान हो गया कि बहुत मुश्किल है फुटबॉल के अंदर कि कोई भी कंपनी, प्राइवेट कंपनी आए और वो उसके अंदर बड़ी जो है ना, इसके अंदर मिन्नत करनी पड़ती है कि आप इसके अंदर अपना जो है ना वो पार्ट प्ले करें। लेकिन थैंकफुली बहुत से ऑर्गेनाइजेशन करती भी हैं, भले वो जितना भी दें, लेकिन वो पार्ट, छोटा ही पार्ट प्ले कर रही है ना, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी चैंपियनशिप को चलाने के लिए। मैं आपको एक डिजिटल का एक एग्जांपल दूं आपको, मैं खुद उस चीज़ को देख के हैरान हो गया था कि हमारी गुलशन सॉकर चैंपियनशिप चल रही थी लास्ट ईयर, तो एक प्लेयर थे वो लियारी के थे, उनको मैन ऑफ द मैच का अवार्ड देने में जा रहा था। तो मैंने उनसे कहा कि आपका अवार्ड मिलेगा, उसने बोले कहाँ आएगी वीडियो या तस्वीर? मैंने फेसबुक पर लगाएंगे, आप वहाँ देख लीजिएगा। बोला टिकटॉक पे नहीं लगाओगे? मैंने टिकटॉक कौन यूज़ करता है? मैं हैरान हूँ, मैंने टिकटॉक मैंने डाउनलोड ही नहीं किया आज तक। एक आपकी ऐसी पीछे रेपुटेशन बनी हुई है क्रिंज की, ये जो टिकटॉकर है। तो मैंने कहा टिकटॉक पे कौन देखेगा, मैं टिकटॉक पे हम नहीं लगाएंगे, फेसबुक पे लगाएंगे, टिकटॉक पे लगाओ।
अच्छा, उसके बाद हमारी टीम बैठी पूरी, हमने डिसाइड की टिकटॉक, फिर हमने उस टूर्नामेंट के लिए जब पूरी रिसर्च की तो 2 टिकटॉकर हायर किए, क्योंकि ना फेसबुक पे, ना यूट्यूब, ना इंस्टा पे आप यकीन करें कि एक मैच के एक गोल के व्यूज मिलियन में ऐसे चले जाते हैं, आपको पता ही नहीं चलेगा। इतना व्यूअरशिप है टिकटॉक के ऊपर फुटबॉल का। मतलब छोटे शॉर्ट फॉर्मेट के ऊपर आपका बेस्ट इस वक्त प्लेटफॉर्म है, अगर आप टिकटॉक है पाकिस्तान फुटबॉल के के अंदर। अंदर, फुटबॉल के कराची के अंदर टिकटॉक इस छाया तो हुआ है मतलब फुटबॉल के फुटबॉल अंदर। फैंस के लिए ये है कि भाई अगर आपको फुटबॉल देखना है लोकल लेवल लोकल का, तो लेवल आप टिकटॉक डाउनलोड टिकटॉक कर पर लें। आप देखें सिर्फ चैनल्स, क्रिंज नहीं है। नहीं बिल्कुल नहीं, और बिल्कुल आप जितने चैलेंज लोगों ने और जो जितने भी लोकल टूर्नामेंट्स हो रहे होते हैं वो सारे टिकटॉक पे कवरेज आई हुई होती है। अब हमारे टाइम पे तो ये था, जब हम अच्छा खेल रहे होते थे तो ऐसा कुछ भी नहीं था, वीडियो से। आज के प्लेयरों को तो बड़ा एडवांटेज है कि वो गोल कर रहे हैं तो उनकी वीडियो बन रही है, वो अपने पास सेव रख सकते हैं, भाई हमने खेला हुआ है। अब हम तो प्रूफ ही नहीं कर सकते कि हमने खेला है, तो बिल्कुल ऐसे तस्वीरें ही है, हैं। हाँ, तो कुछ भी नहीं है, तस्वीर भी क्या, वो तो कोई ले ली किसी ने ले ली, अच्छी ले ली, बुरी ले ली, जैसी भी ले ली, तभी होता था। अच्छा, एक और मज़ेदार बात है मेरे जहन में ऐसी आ गई, हम चीज़ों को डिस्कस ही कर रहे हैं, तो एम्बाप्पे, इनकी एम्बापे इनकी स्पीड, सब कहते हैं बहुत क्विक है भी, ठीक है। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मुझे ये लगता है कि देखिए तेज़ तो ज़रूर हैं, लेकिन ये हमेशा सपोर्ट के जो है ना वो डिपेंडेंट है। बिल्कुल ऐसा ही है। सिंगल हैंडेडली इनका गेम कोई इतना अच्छा नहीं है। इंडिविजुअल ब्रिलियंस नहीं है एम्बापे के पास, या जब नहीं, ये पोजीशन की बात वो में फिर उसमें भी आप जाके देखें ना, इंडिविजुअल ब्रिलियंस एक होता है, एक बंदा कंसिस्टेंट होता है। एम्बापे जब फ्रांस के लिए खेलेगा ना तो आपको एक अलग प्लेयर नजर आएगा। ये बात लुइस रोनाल्डो के अंदर थी। मैं थोड़े से ग्लिम्सेस नजर आते हैं मुझे एम्बापे के अंदर, लुइस रोनाल्डो। जब रोनाल्डो और रिवाल्डो ब्राजील के लिए खेलते थे ना, उनके अंदर आपको अलग चीज़ नजर आती थी कि वो वर्ल्ड कप और नेशनल टीम के लिए पागल थे। ये चीज़ आपको नेमार में नजर नहीं आएगी जब वो ब्राजील के लिए खेलेगा, या विनीसियस जूनियर, जितनी ब्राजील के उसके बाद टैलेंट आया सिवाय रोनाल्डिनो के, बाकी सब जो है ना वो फारिग थे। लेकिन एम्बापे जब फ्रांस के लिए खेलेगा ना, आपको वो चीज़ उसमें नजर आएगी कि वो जान मार देगा, वो गोल करके देगा। अब वो आखिरी फाइनल तो लेकिन हम जब वो भूल ही नहीं सकते। नहीं भूल सकते, नहीं, हैट्रिक है तो उसकी, मैं- वो जंगली हो गया था। मैंने बाल नोच लिए थे अपने। यार क्या पागलपन चल रहा था वो भाई, मतलब एक एक सेकंड के अंदर आपको ये लग रहा है कि अभी हाथ से गया अर्जेंटीना का गेम, 2 मिनट बाद आपको लग रहा है भाई पूरा गेम पलटने वाला है। अच्छी वो गरीब कैफियत थी वो बहुत। इस मैं समझता हूँ इससे ज़्यादा अजीब और सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग फाइनल नहीं हुआ वो। मेरा बेस्ट फाइनल था, बेस्ट फाइनल था वर्ल्ड कप का। मेसी का करियर एंडिंग और हाँ। एम्बापे के लिए सेकंड वर्ल्ड कप, तो वो मेरे ख्याल से पहले से मेसी के लिए लिखा हुआ था कि उस तरीके से जीतेगा, वरना उसके अंदर एम्बापे ने एंड कर नहीं दिया वो था। बहुत अच्छा खेला था, वो बहुत वो कंपेटिटिव। एंड में भी फ्रांस का हो जाता गोल अगर वो मार्टिनेज का जो सेफ वो जो था। मार्टिनेज, मैं हाँ। मतलब मेरे ख्याल से मार्टिनेज वाज लाइक कि मैसी से ऊपर लोग जो है ना वो मार्टिनेज को उस वक्त वो पकड़ के बचाया बैठे थे उसने कि सिर्फ वो नहीं, मार्टिनेज का पूरा गेम, पूरा पूरा गेम। गेम। अगर वो आपको पेनल्टी पूरा वाला याद टूर्नामेंट हो, उसका। इट वाज क्रेजी। वो बंदा बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि वो कुछ अलग ही, मतलब एक बिल्कुल डिफरेंट लीग का बंदा है इस वक्त भाई। और जो क्वार्टर फाइनल था अगेंस्ट नेदरलैंड्स, उसमें भी मार्टिनेज की काफी बहुत मार्टिनेज अच्छी वर्ल्ड वर्ल्ड परफॉर्मेंस कप थी। के अंदर मार्टिनेज का बहुत मार्टिनेज बड़ा का किरदार important है। रोल है, हाँ, बहुत बहुत बड़ा important role किरदार है। important role है। मैं नहीं समझता कि अगर ये नहीं होते ना तो वर्ल्ड कप तो नहीं नहीं, था। पूरी टीम ही अर्जेंटिना की मेहनत कर रही थी, ऐसी इसमें बात कोई नहीं है। शक- वो अब वो बिल्कुल मेसी के लिए, अब हम्म। देखें पोर्चुगल और अर्जेंटीना में फर्क है इसी चीज का लीडरशिप कि वो रोनाल्डो के लिए इस तरीके से नहीं फाइट करेंगे जैसे अर्जेंटीना वालों ने मेसी के लिए फाइट। मेसी को वो भागने नहीं देंगे, डिफेंड नहीं करने देंगे, वो जब उसके बॉल आएगी वो करके यार, दिखाया। आपने मुझे बड़ी अच्छी चीज़ याद दिलाई, डी मरिया। और यार मैं कहता हूँ मैजिकल प्लेयर है, लेकिन बड़ा कम हाइप है, क्यों समझ नहीं आता। वो कुछ चीज़ें बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स पे ऐसी कर जाते हैं जो आपको किसी प्लेयर से नहीं नजर आएंगी। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना, वो खेल के इनके के साथ रहा है। अच्छा, वो मैड्रिड में था तो ऑलरेडी उसको वो हाइप, मुझे अच्छे तरीके से याद है कि जब डी मरिया मैड्रिड छोड़ के गया तो सिमियोनी ने कहा कि मैड्रिड ने अपना इंजन बेच दिया, और वो 1 साल मैड्रिड कोई ट्रॉफी भी नहीं जीता था। तो सिमियोनी ने कहा था क्यों ने इसने अपना मैड्रिड ने अपना इंजन बेच दिया डी मरिया। लेकिन वो खेल के, अब अर्जेंटीना में मैसी है, उसको वो हाइप नहीं मिल सकती, वो ग्लिम्सेस तो मिल सकते हैं उसको, लेकिन वो हाइप मैसी की है। मैड्रिड में वो खेल रहा है तो वो हाइप रोनाल्डो की है, वो उसको नहीं मिल सकती। लेकिन फिर उस डी मरिया से क्या गलती हुई कि जब वो यूनाइटेड गया तो उसने पूरा अपना एटीट्यूड ही चेंज कर दिया। वो एक ऐसा सुपरस्टार बन गया कि मैं हूँ सब कुछ। तो वो जब PSG में गया, फिर जो उसकी एक बड़ी फेमस सेलिब्रेशन हुई और फिर वो हार गया स्नेक वाली, तो वो बंदे के एक अपने, अब आपको रोनाल्डो और मेसी में ये चीज़ कभी नजर नहीं आएगी। उनका कैरेक्टर उन्होंने एक बनाया, फुटबॉल के अंदर कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है जो उन्होंने अभी तक मेंटेन किया हुआ है।
ये नेमार के अंदर आपको ये चिचोरापन नजर आएगा। हाँ, लमीन डी यमाल मारिया। भी अच्छा काफ़ी ये ये इसी उनके हैं। तरीके से ये ब्राजील के काफी प्लेयर्स में देखा गया है, ये कंट्रोल नहीं कर पाते, नहीं मेरे कर ख्याल पाते। नर्व्स पे कंट्रोल नहीं है। वो पैसे के रोनाल्डिनियो भी पीछे पागल है ब्राजील। एड्रियानो की आप स्टोरी पढ़े, पूरी यही है, पैसे के पीछे। रोनाल्डिनियो के भी कई रोनाल्डिनो गेम की ऐसे ही भी हुए, बाद में जाके ऑलमोस्ट बैंकरप्ट बिल्कुल हो गए। बिल्कुल ऐसे ही। रोनाल्डो तो नहीं था, लेकिन वो भी उसने अपना वर्ल्ड कप जीता, इंजरी हुआ, करियर वो खत्म, उसके बाद छोड़ दिया, बिल्कुल मतलब छोड़ दिया। परसिस्टेंस जो होनी चाहिए हाँ, आपके कैरेक्टर में वो नहीं। एक जिस तरह जिदान था, अब जैसे फाइनल की बात चल रही थी ये, और एक मैं फाइनल 2006 का नहीं भूलता। वो जो जिदान के करियर की एंडिंग है ना, वो बेस्ट एंडिंग है। मेसी यहाँ रिटायर हो जाता तो इसकी बेस्ट एंडिंग थी, लेकिन जिदान वहाँ रिटायर हुआ, वो करियर बेस्ट एंडिंग है मेरे हिसाब से किसी भी प्लेयर के हाँ, लिए। मेरे ख्याल से इससे अच्छा फेयरवेल नहीं हो सकता किसी वो के लिए भी नहीं हो सकता। 2006 का फाइनल जो जिदान का था ना, वो तो यही चीज़ तो इन्हें डिफरेंट बनाती है। अभी जब मेसी ने इंटर मायामी ज्वाइन की थी तो डेविड बैकहम का इंटरव्यू था कि अब वो वर्ल्ड कप जीत के आया, उसके बाद सब कुछ है, अब रिटायर हो जाना चाहिए। मगर उस वक्त भी वो यंग प्लेयर्स से पहले डेविड बैकहम कहता है कि वो ट्रेनिंग ग्राउंड में आ रहा है, सिर्फ ट्रेन अपना वहाँ ग्राउंड का स्टाफ था और मेसी अकेला ट्रेनिंग कर रहा था। तो आई थिंक यही डिसिप्लिन चीज़ तो इन्हें इनको डिफरेंट बनाती है इन लोगों डिसिप्लिन ने को। इनको जो है ना वो ऊपर रखा हुआ अब तक। अच्छा, हमारे यहाँ लोकल स्केल के ऊपर आपका जो है वो क्या कहते हैं, जीएसए हो गया, दूसरे आपके कराची यूनाइटेड हो गया, यहाँ डिसिप्लिन का क्या हिसाब किताब है? बहुत ज़्यादा सख्ती है, नहीं है, किस तरह, क्या फ़र्क अच्छा, है? जो जिन दो टीमों का आपने नाम लिया ना, ये बनी ही डिसिप्लिन के ऊपर है। शुरू से हम था, छोटा था बचपन से ही यहाँ पे एकेडमी में सर आजम के साथ, तो डिसिप्लिन इज आवर फर्स्ट प्रायोरिटी। डिसिप्लिन मिल के आप ना अच्छे प्लेयर बन सकते हो, ना अच्छे इंसान बन सकते हो। और वो चीज़ वहाँ से लेके अभी तक मेरी प्रोफेशनल लाइफ में बड़े काम आई कि डिसिप्लिन। अब डिसिप्लिन में क्या चीज़ें आती हैं, आप टाइम पे आना, आपका अटायर सही होना, यूनिफॉर्म सही होना, पंक्चुअलिटी होना, सारी चीज़ें होना। तो वो डिसिप्लिन बहुत इम्पॉर्टेंट मुझे पता चला जब मैं प्रोफेशनली एज अ करियर मैंने कंपनी ज्वाइन की, तो उसके बाद मुझे पता चला बड़ा इंपॉर्टेंट है डिसिप्लिन। तो वो मुझे वो चीज़, अब बाकी आपके बाकी कोलीग्स होते हैं या क्लास फेलोज होते हैं, वो लेट आते हैं हर चीज़, वो उस चीज़ को तो आप अपने आप को थोड़ा सा इंपॉर्टेंट फील करते हो। मेरे अंदर ये चीज़ तो बिल्ट इन है, क्योंकि वो चीज़ बचपन से अकेडमी ने हमें सिखाई है कि डिसिप्लिन आपका इंपॉर्टेंट होना चाहिए। आपके पास आपका किट बैग है, वो पूरा होना चाहिए, इसमें आपके शिन पैड्स, सॉक्स, शूज़, ये अकेडमी ने हमें सिखाया। आप टाइम पे आओगे, आपका अटायर बिल्कुल ठीक होना चाहिए। अब जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि 3 बजे हमें बताया गया किक ऑफ है, हम 2:30 बजे पहुंच जाते हैं। ये हमारा डिसिप्लिन, हमें जो बताया कि हम पहुंच गए। अब वो उनका डिसिप्लिन है, वो 5 बजे शुरू करें। और सिमिलर टू कराची यूनाइटेड भी ये बहुत इसी तरीके से डिसिप्लिन को लेके, अब कराची यूनाइटेड से भी हमारा मैच हुआ था एक साल, हम दोनों टीमें टाइम पर पहुंची हुई हैं, कमेटी नहीं है। दोनों टीमों का डिसिप्लिन अपनी जगह बिल्कुल सही, लेकिन सामने कमेटी नहीं है। अब इसी तरीके से जो आप रेवलरी की भी हम बीच में बात कर रहे थे, रेवलरी बेसिकली होती है, सबसे बड़ी रेवलरी वो होती है जो एक ही ग्राउंड के अंदर 2 टीमें खेलें। इंटर मिलान की आप ले लें, एसी मिलान की ले लें, इनसे इस चीज़ से बड़ी कि एक ही ग्राउंड की 2 टीमें हो, उससे बड़ी। लेकिन दुनिया में बड़ी रेवलरी मानी जाती है एल क्लासिको को। वो एक कैपिटल है, एक कैटलान है, उनका आपस में टसल है, तो वो उस वजह से इनकी तो रेवलरी इस तरीके से, जब यूनाइटेड है, सिटी है, इनकी रेवलरी है, आर्सेनल, स्पर्स, इंडिया पाकिस्तान की रेवलरीज है, एशेज हो जाए, तो इसी तरीके के हमारे लोकल के अंदर ही बड़ी अच्छी रेवलरीज हैं। अब होता है कि फुटबॉल के अंदर कुछ टीमें कभी अच्छा कर रही होती हैं, कुछ जब जैसे मैड्रिड पे बुरा वक्त है, बार्सिलोना पे अच्छा। इसी तरीके से एक टाइम था कि यूनाइटेड पीक पे थी और सिटी को कुछ पूछती भी नहीं थी, और फिर ऐसा वक्त है कि सिटी ऐसी हो गई कि यूनाइटेड को यूनाइटेड बैठ गई। तो इसी तरीके से कराची के अंदर बड़ी अच्छी रेवलरीज हैं। जाम 11 और बलोच मोहम्मदन मलीर हैं, ये एक ही ग्राउंड की 2 टीमें, और इनकी आपस में एक वर्बल कमिटमेंट है कि हम टूर्नामेंट में साथ नहीं खेलेंगे एटलीस्ट सेमीफाइनल क्वार्टर फाइनल तक। और अभी तकरीबन जाके 5 साल बाद इनका मैच हुआ, और इस वक्त आप समझ लें उस ज़माने में आज से 5-6 साल बाद लें तो जाम 11 बहुत बड़ी टीम थी और बलोच मोहम्मदन मलीर इतनी अच्छी नहीं थी। लेकिन अब थोड़ा सा, अब बलोच मोहम्मदन मलीर कराची की वन ऑफ द बेस्ट टीम्स है। फुरकान उमर खेल रहा है, फुरकान उमर इस वक्त पाकिस्तान अंडर 23 के कैंप में, वो जा भी रहा है इंटरनेशनल खेलने के लिए। फुरकान उमर उस टीम का प्लेयर है, और जाम 11 आप समझ लें इस वक्त की यूनाइटेड है, और ये मैनचेस्टर सिटी है। अच्छा, सही है। तो अब जब ये मैच हुआ तो लोगों की एक्सपेक्टेशन यही थी कि बलोच मोहम्मदन मलीर 5 से 6 गोल इनको मारेंगे, सही है। लेकिन वो इतना अच्छा मैच उन्होंने खेला जाम 11 कि वो मैच 1-0 पे खत्म हुआ। वो हार गए जाम 11, लेकिन उन्होंने अपनी जान मार दी। एक्सपेक्टेशन तो वहाँ वो से बिल्कुल राइवलरी ही है ना, एक हाँ। ग्राउंड की टीमें वो आने नहीं देंगे। इसी तरीके से अलासिफ की 2 टीमें, मेमार और मेहरान सॉकर, 2 अलग अलग हैं लेकिन एक ही इलाके की टीम है, और उनकी आपस में बहुत खतरनाक राइवलरी हो, तो बात आगे तक चली जाती है। जो और सबसे अच्छी एक राइवलरी है कोरंगी के अंदर, कराची किकर और बर्मा की, वो इतनी अच्छी। वो एक उनका एक इंसिडेंट हुआ, मैच था कि ये सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ, बर्मा बर्मीज लोग हैं क्या इसके अंदर?
बर्मा भी इसके अंदर बंगाली हैं ज़्यादातर, और पहले बर्मीज़ भी होते थे, अब भी हैं, कम हैं, लेकिन ज़्यादातर बंगाली हैं। तो कराची किकर्स और बर्मा की राइवलरी ऐसी कि कराची किकर एक टीम से मैच हारा, तो वहाँ के लोगों ने उस टीम की जर्सी पहन के पूरे इलाके में घूमे, सिर्फ कराची किकर्स को दिखाने के लिए। और जब बर्मा मोहम्मडन वो मैच हारा अपना सेमीफाइनल, तो पूरे इलाके के फैंस जो है उस टीम की जिन्होंने हराया था, जिस टीम ने, उसकी जर्सी लेकर आए उस क्लब से कि अपनी जर्सी समेत दो, और वो लेकर जो है ना पूरे इलाके के अंदर ये तो वो बिल्कुल वही हो गया कि मैं 2 जर्सियाँ पहन के गया हूँ, परसों उतार दूँगा। हाँ, तो ये बड़े इलाके के अंदर बड़ी राइवलरी। अब जैसे मडू मोहम्मडन है और साजिद मोहम्मडन है, इनकी बड़ी अच्छी राइवलरी है, दोनों बलोच हैं। तो बलोच, अब फुटबॉल की जो ब्यूटी है ना वो कम्युनिटी है। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा। हमारे यहाँ कराची में एक ना बड़ा डिस्टिंक्ट डिवीज़न है। हम हर चीज़ में देखते हैं, पुल के उस पार वाली कहानी। तो बिल्कुल। अब हम गुलशन ले लें या ये कराची यूनाइटेड ले लें, ये पुल के उस पार वाली मानी जाएँगी एज़ कम्पेयर टू द लियारी, ठीक है। क्या ये चीज़ दिखती है ग्राउंड में भी? मतलब कि जो लियारी वाले लोग हैं वो बहुत सर्जियो रैमोस रॉ, बिल्कुल, और आप लोग ज़रा डिसिप्लिन और चीज़ों को ज़रा महदूद हद तक चलाने वाले। क्या ये ग्राउंड में नज़र आती है? ये आज से आप समझ लें 3-4 साल पहले तक ये होता था कि वो बेसिकली आपको कहते थे इनको तो हम हरा देंगे, ये तो वहाँ से आए हैं, कुछ भी नहीं है। अब हमारे यहाँ जो आप प्लेयर देखेंगे वो स्कूल का प्लेयर खेल रहा है, कॉलेज का प्लेयर खेल रहा है, जो हमारी अकेडमी से ही आया हो। वो पढ़ाई भी कर रहा है, साथ में उसको शौक है, वो खेल भी रहा है। जब वो प्लेयर देखते हैं मलगिर में हम जा रहे हैं या लियारी में खेलने जा रहे हैं, यार इनको तो हम अभी हरा देंगे। लेकिन 4-5 साल में अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी परफॉर्मेंस हुई गुलशन सॉकर की कि अब लोगों का माइंडसेट चेंज हो गया सारी टीम्स को लेके, अल्हम्दुलिल्लाह। सिर्फ गुलशन क्या है, कहीं से भी टीम आ रही है ना गुलशन की, तो कराची यूनाइटेड तो अब बिल्कुल एक डिपार्ट की तरह टीम चला रहा है ना, वो तो प्लेयर्स को पे करता है। लेकिन बाकी सिर्फ़ यही वाहिद हैं जो पे करते हैं? नहीं, नहीं, और भी टीम्स हैं। अच्छा, मैं उसके ऊपर भी आपकी बात करूँगा, लेकिन पहले ये कि अब लोगों का माइंडसेट चेंज हो। अब अल्हम्दुलिल्लाह खुद हमें इनवाइट करते हैं, लियारी से भी इनविटेशन आती है कि आप आएँ इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करें। एग्ज़िबिशन मैच के लिए? नहीं, टूर्नामेंट्स के लिए। टूर्नामेंट्स के लिए? पहले हमें जाना पड़ता था कि आप हमें हमारी टीम को अब लें। इन्विटेशन आता अब हमें आती है और हमें सेलेक्ट करना पड़ता है किस टूर्नामेंट में खेलें या नहीं खेलें। है। ये तो बहुत बड़ी बात है, आप लोगों का दिल अल्हम्दुलिल्लाह, गुर्दे तो बड़े ये हो इसके पीछे 20 साल की मेहनत है सारे हमारे ऑफिशियल्स, कोचेस की। दूसरा, आप बात कर रहे हैं कि ऐसी बहुत सी टीमें हैं जो करती हैं और बहुत सी टीमें इन्वेस्ट भी करती हैं। लेकिन इन दी एंड रिटर्न कुछ नहीं। एक टीम है, मैं उस टीम का नाम नहीं लेता, 2 साल तक उसने कराची की फुटबॉल पे राज किया। अब ये 2025 को हटा दें तो 22 से लेके 24 तक उसने कराची फुटबॉल पे राज किया। मैं अब टीम का नाम, इसलिए उसके ओनर सुनेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा, ठीक है, सही है। तो ये सही। उन्होंने, आप समझ लें, 1 करोड़ से ऊपर खर्चा किया अपनी टीम के ऊपर। विदिन 2 इयर्स। 2 इयर्स 1 करोड़ से ज़्यादा उन्होंने खर्च किया, और इवेंचुअली अब 2025 के अंदर वो टीम ऐसी होगी कि वो पहला राउंड भी क्लियर नहीं कर सकती, सेकंड राउंड भी क्लियर नहीं मैनचेस्टर करती सिटी है। की तरह। रीज़न बीइंग कि उन्होंने इतनी इन्वेस्टमेंट तो की, रिटर्न क्या मिला? रिटर्न कुछ नहीं है ना यहाँ पे। अगर आप तो एक, अब कराची यूनाइटेड है वो स्पॉन्सर बेस्ड है। ऑब्वियसली उनके पास भी ऑफिशियल्स होंगे, फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहे होंगे, लेकिन उनका एक स्ट्रक्चर ऐसा है कि कि वो स्पॉन्सर बेस्ड है। लेकिन बाकी जो टीम्स हैं वो स्पॉन्सर बेस्ड नहीं है, वो अपने जेब से पैसा लगाती हैं। तो उसके जो ओनर अपने जेब से पैसा लगाया, वो वेस्ट हुआ। तो वो टीम, जो प्लेयर्स जिनको वो पैसे सैलरी दे रहा था, 2 साल तक दिए, तीसरे साल खत्म हो गए, वो लॉयल्टी खत्म हो गई। जब उसने सैलरी बंद की, वो प्लेयर्स किसी और क्लब में चले गए। तो वो लॉयल्टी खत्म। अब आप एक कराची का टूर्नामेंट जीतेंगे, बड़े से बड़ा आप टूर्नामेंट जीत लें, 1.5 लाख 2 लाख विनिंग होगी। होल टीम, फॉर द होल टीम ये दे दिया आपको बस 1.5 से 2 लाख रुपए। ये मैं बता रहा हूँ जो बहुत अच्छे टूर्नामेंट्स हैं, जब टॉप लेवल के टूर्नामेंट्स हैं। जो आप छोटे लेंगे तो 25,000, 30,000, 40,000 इतनी विनिंग होती। तो वो बंदा कितने टूर्नामेंट जीत लेगा जो अपने अमाउंट रिकवर करेगा? कुछ भी नहीं है, नथिंग। इसके अंदर मैं आपको कंपैरिजन करके बता सकता हूँ कि हमारे मीडिया का जो है ना बहुत नेगेटिव रोल रहा है फुटबॉल के लिए। आपने, फुटबॉल दुनिया का नंबर 1 गेम है, सबसे देखे जाने वाला गेम है। आपने क्या किया फुटबॉल के लिए मीडिया ने? कुछ भी। कोई आपके यहाँ पे व्यूअरशिप, कोई मीडिया चैनल आ जाए बड़ा, क्रिकेट का छोटा टूर्नामेंट भी रमज़ान में गलियों में चल रहा होता है ना, हर चैनल पहुंचा हुआ होता है। और फुटबॉल के लिए कोई मीडिया, कोई पार्ट प्ले आपने उसे प्रमोट ही नहीं किया। बच्चे खेल रहे हैं, मट्टी पे खेल रहे हैं, ग्रास पे खेल रहे हैं, एस्ट्रो पे खेल रहे हैं, आप एटलीस्ट आके उसको कवरेज तो दें। टूर्नामेंट्स चल रहे हैं, आप आके लोगों को बताएं तो कि भाई ये फुटबॉल हो रहा है। मैं छोटा था, मैं जा रहा हूँ, अपनी लिफ्ट से निकल रहा हूँ, फुटबॉल खेलने जा रहा हूँ, अंकल मिल गए कोई, कहाँ जा रहे हो? फुटबॉल खेलने। ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हो। तो ये होता था। यही कोई क्रिकेटर जा रहा है, तुम आगे जाओगे। रीज़न बीइंग कि उनका माइंडसेट ऐसे बना है कि फुटबॉल का कोई स्कोप ही नहीं है। हम अभी भी बायस्ड हैं क्रिकेट और फुटबॉल को लेके। बिल्कुल बायस्ड है। माइंडसेट ये है ना कि इसके अंदर कोई स्कोप ही नहीं है। आप ज़रूरी नहीं कि आप एज़ अ प्लेयर ही इसके अंदर अपना करियर लें। फुटबॉल एक
वास्ट फील्ड है, आप उसके कुछ भी बन सकते हैं। अच्छा, आप ये बड़ा अच्छा आपने एक हिस्सा बताया। कैरियर प्रॉस्पेक्ट्स क्या है? बिलफर्ज माल मैं पढ़ रहा हूँ, आपने शुरू में बात की थी जिनके दरमियान में जो है वो इलेक्शन था, उन्होंने उनकी कितनी अच्छी जो है वो फॉर्मल एजुकेशन है, पूरी की पूरी फुटबॉल के अंदर है, और यही इसी चीज़ में भी रिफ्लेक्ट करती है। तो अगर कोई बच्चा है, मेरे ख्याल से फुटबॉल से जुड़ने के लिए सिर्फ ज़रूरी थोड़ी है कि आप प्लेयर बने, ठीक है, कैरियर प्रॉस्पेक्ट्स क्या क्या है, मतलब अगर आप बच्चे को बताना चाहें। अब कोई प्लेयर है, वो कहता है मुझे इंटरनेशनल प्लेयर बनना है। हम अपनी एकेडमी का हमारा सिंपल रूल है कि मैं भी एकेडमी में था, तब से ये रूल है कि आपने फुटबॉल प्लेयर बना ना, आप उसके लिए मेहनत करो, लेकिन आप कभी अपनी एजुकेशन नहीं छोड़ोगे। आपने जहाँ एजुकेशन छोड़ी, आप एकेडमी से बाहर, क्योंकि जिस बैकग्राउंड से हमारा प्लेयर आ रहा है वो मिडिल क्लास से है, उसके पेरेंट्स की बहुत मेहनत है उसकी, हमारे पेरेंट्स की, आपके पेरेंट्स की बहुत मेहनत की उन्होंने, वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि आप पढ़ाई छोड़ दो। आप पढ़ाई करो, साथ साथ आपका जो शौक है, पैशन है, आप वो कंटिन्यू रखो, उसमें आप अच्छा परफॉर्म करते रहो, आपका करियर वहाँ बन जाए तो आप वहाँ चले जाना। लेकिन नहीं बनेगा तो आपके पास ऑल्टरनेट होना चाहिए, आपके पास कोई डिग्री हो या कोई स्किल हो जिसकी बेस पे अपना करियर, आपने इन द एंड अपना किचन भी तो चलाना है, फुटबॉल से तो आप नहीं चला सकोगे अगर नहीं बने उसके अंदर। लेकिन अब इस तरीके से कि फुटबॉल के अंदर बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आप प्लेयर नहीं बन सकते, आप कोच बन सकते हो, आप फिजियो बन सकते हो, इसकी पूरी डिग्रीज होती है। कराची यूनिवर्सिटी के अंदर हेल्थ की पूरी डिग्री है, आप वो करना चाहो वो करो। अब आपने कोच बनना है तो एएफसी के पूरे सर्टिफिकेट्स होते हैं, फीफा के पूरे सर्टिफिकेट्स होते हैं। अगर आपका पैशन ये है कि मैंने फुटबॉल के लिए पाकिस्तान में कुछ करना है, तो उसके लिए आपको ये कोर्सेज करने पड़ेंगे, वरना आपको कोई भी जो बड़ा इदारा है वो हायर नहीं करेगा। आप पीएफएफ ही ले लें, पीएफएफ आपको हायर तब तक नहीं करे जबकि आपकी सर्टिफिकेशन नहीं होगी, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन आपकी उसके अंदर नीयत ये होनी चाहिए कि आपने पाकिस्तान की फुटबॉल के लिए बेहतरी करनी है, तो आप उस पैशन से आएंगे तो आपके और अगर आप ये कर लेते हैं सर्टिफिकेशन, तो आर दे रिवॉर्डिंग गुड? यस, आप इसके साथ जितने भी आपकी कोई कर सकते हैं, आपके डिपार्टमेंट्स अभी जो बहाल होने वाले हैं, आप वहाँ कोचिंग कर सकते हैं, वहाँ पे बहुत अच्छी सैलरीज हैं, आपके पास इस तरीके के सर्टिफिकेट्स हैं, आप यूएई जा सकते हैं, आप वहाँ जाके कोचिंग, आप इंग्लैंड जा सकते हैं। इन जो सर्टिफिकेट्स हैं इनकी बहुत वैल्यू है, लेकिन यहाँ पे पाकिस्तान में कंपटीशन नहीं है, फ़ायदा ये मार्केट ओपन है। लेकिन जब आप बाहर जाएंगे तो वहाँ पे तो पागल हैं लोग, वहाँ तो सबने कोर्सेज किए हुए हैं, हाँ, तो बिल्कुल ऐसे वहाँ ही। तो आपको जाके थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी अपनी लेकिन जगह यहाँ आपके बनाने में। पास ज़्यादा स्पेस यहाँ है कि पे आप। स्पेस है, अपॉर्चुनिटी, आपके पास एक मार्केट है, पूरी ओपन मार्केट है, तो वहाँ आप कर सकते हैं। अच्छा, एक मेरे ज़हन में ऐसी जो है ना, बात करते-करते आ गया इरफ़ान जुनेजो। इरफ़ान जुनेजो, हाँ, इरफान जुनेजो, सब जानते हैं। बिल्कुल। मलीर कैंट, उनकी फ़ुटबॉल। उनका एक अच्छा, मैं समझता हूँ उनका कंट्रीब्यूशन में भी है। कंट्रीब्यूशन है कि उन्होंने बच्चों को, जब वो व्लॉगिंग वगैरह करते थे, तो फुटबॉल की तरफ काफ़ी राग़िब किया। जो लोग इंस्पायर हो रहे थे, एस्पिरेशन वैल्यू जो उनकी थी फुटबॉल को लेके, उन्होंने काफ़ी सारे बच्चों को जो है वो पुश किया सोशल मीडिया के ज़रिए। क्या आपने कभी उनके साथ खेला है, या मैंने सुना है कि वो कोचिंग करते थे? वो मगर वो नो नहीं, आइडिया। फुटसल खेल रहे हैं वो। इंजरी के बाद से मेरे ख्याल से उन्होंने खेलना छोड़ दिया। गुलशन सॉकर का मैच और एफसी रोवर का पहला मैच हमारा क्लब का एफसी रोवर से था, और इरफान जुनेजो वहाँ से खेलता था, एफसी रोवर से। अच्छा, ओके, सही है। ये मैच था मलीर के अंदर, तो इरफान जुनेजो को सबसे पहले मैंने वहाँ देखा था। फिर डी गोल, जो जीएसए का डी गोल टूर्नामेंट होता था, सर सैयद यूनिवर्सिटी के ऑपोजिट जो जी, 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 बना जी। हुआ था उस वक्त होता था, तो वहाँ पे एफसी रोवर से खेलने आता था इरफान जुनेजो। उससे बेस्ट लेफ्ट फुटेड प्लेयर मैंने नहीं देखा था, ओह! वीआईपी, मतलब बेहतरीन। इरफान जुनेजो का जो लेफ्ट था ना, वो फुटसॉल डी गोल के अंदर, और अब आजकल का जो फुटसॉल चल रहा है और इसमें आप इरफान जुनेजो को डाल दें, उससे बड़ा प्लेयर कोई नहीं होगा। उसका लेफ्ट फुट ऐसा था, उसका लेफ्ट फुट, और मेहताब प्लेयर था, वो डिफेंस का था, बाद में जीएस से आया, उसका लेफ्ट फुट, और शाहरुख खटक का लेफ्ट फुट, शाहरुख खटक का अगर आपने नाम सुना हो, शाहरुख खटक का, इन तीनों का लेफ्ट फुट और इरफान जुनेजो का लेफ्ट फुट, इन जैसा लेफ्ट फुट पूरे कराची में मैंने किसी का नहीं देखा, वीआईपी। तो इरफान जुनेजो बहुत अच्छा प्लेयर था अपने टाइम का, जब वो यंग था, वो मेरे ख्याल से सीबीएम में था, तो सीबीएम में भी मैंने उनको खेलते हुए देखा है, और जो हमारे टूर्नामेंट में आए थे तब भी मैंने उनको खेलते हुए लोग देखा यही है। बताते हैं कि इनकी ये पूरी डिजिटल जर्नी से पहले लोग इरफान जुनेजो को अगर जान रहे थे, तो वो इसलिए जान रहे थे बिकॉज़ ही वाज़ प्लेइंग फुटबॉल। बहुत अच्छा फुटबॉल प्लेयर था, बहुत अच्छे फुटबॉल प्लेयर। लोग वो तो फेमस हुए अपनी व्लॉगिंग से, लेकिन हम तो उनको पहले से ही जानते थे, वो क्या पता हमें नहीं जानते हो, लेकिन हम जानते थे उनको, क्योंकि हमारे टूर्नामेंट में आए खेलने के लिए, और फुटबॉल प्लेयर के साथ साथ एक अच्छे इंसान भी हैं, तो ये उनकी क्वालिटी। सही है। अच्छा, ज़बरदस्त किस्म की हमारी जो है वो बातें हुई हैं। हम कंट्रीब्यूटिंग जो है ना, वो अब वो जो है वो रिमार्क्स की तरफ जाते हैं कि व्हाट डू यू थिंक कि पाकिस्तान में अभी फ़ुटबॉल की, आपके क्लब की, दूसरी क्लब्स की, बहुत सारी जो है वो यकीनी बात है कि परेशानियाँ हैं, जो हमें नज़र भी आ रही हैं, फ़िज़िकल भी हैं, और क्या कहते हैं, और फिर आपकी फ़ाइनेंशियल भी हैं, कि हर जगह से जो है वो कोई भी सपोर्ट नहीं है, ऐसी कोर सपोर्ट नहीं है, कोई एक ऐसा इदारा नहीं है जो आप लोग को इस तरह सपोर्ट कर रहे हो कि आप लोग अपना काम फ्रीली कर सकें।
व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम द व्यूअर्स जो आपको देख रहे हैं? क्या आप कहना चाहेंगे कि जिसके ज़रिए से आपको सपोर्ट मिले? व्हाट शुड दे डू? अच्छा, इससे पहले मैं आपको एक चीज़ ये बता दूँ, जो आपने फाइनेंस की बात की ना, हमारा मोटिव ये होता है कि बच्चा, जैसा मैंने पहले ही बताया, वो पढ़े भी और खेले भी। इसके अंदर मैं क्रेडिट देना चाहूँगा वहाँ जो सन स्कूल सिस्टम को, जहाँ अभी बच्चों को स्कॉलरशिप दी जा रही है। अब मैं इसके आपको एग्जांपल पहले भी दूँगा कि मैं जिस यूनिवर्सिटी से पढ़ा, उस यूनिवर्सिटी को रिप्रेज़ेंट किया। हम एक बार एचईसी विनर रह चुके हैं और हम 2 दफ़ा क्वालीफ़ाई कर चुके हैं एचईसी गेम्स के लिए इस्लामाबाद में, कराची से विनर भी रह चुके हैं। लेकिन जब भी हम पंजाब जाके खेलते थे ना, तो हम बुरी तरह हार के आते थे। रीज़न बीइंग कि वो स्कॉलरशिप में वहाँ पढ़ रहे हैं, तो उनको ये पढ़ाई की टेंशन नहीं है फिर। तो वो फुल स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप पे खेल रहे हैं, और हम यहाँ खेल रहे हैं, तो मुझे अपनी सीजीपीए की भी फ़िक्र है कि ये फुटबॉल मुझे जो है ना, वो ना कर दे कि मैं यहाँ से फ़ेल हो जाऊँ और यहाँ पे भले मैं। तो ये एक बहुत बड़ा जो है ना इशू है यहाँ कराची के अंदर, कि स्कॉलरशिप का मतलब ये नहीं है कि आप जो है ना उसको क्लास में बिठा के रखो और मैच वाले दिन उसको ले जाओ। तो स्कॉलरशिप ये नहीं होती। लेकिन वहाँ जो है स्कूल सिस्टम ये इस वक्त बहुत अच्छा काम कर रहा है कि प्लेयर्स को, जो प्लेयर्स हैं, सिर्फ फुटबॉल के अंदर नहीं, बाकी स्पोर्ट्स के अंदर, उनको प्रॉपर स्कॉलरशिप दे रहा है कि वो अपना प्लेइंग टाइम वो खेलेंगे भी, स्कूल का रिप्रेजेंट भी खेलेंगे, उनको फाइनेंशियल सपोर्ट भी इसके अंदर दी जाएगी। और इसके अंदर सबसे बड़ा क्रेडिट है गुलशन सॉकर वेलफेयर सोसाइटी को। हमारी उनकी बिल्कुल हमारी वेलबींग। वेलफेयर सोसाइटी भी है, जो इस वक्त ऐसे प्लेयर जो नीडी हैं, जो अच्छे प्लेयर्स हैं, उनके अंदर टैलेंट है, लेकिन वो पढ़ाई अफोर्ड नहीं कर सकते, वो यूनिफॉर्म अफोर्ड नहीं कर। तो हम स्पोर्ट्स इक्विपमेंट से लेके, बुक्स से लेके, यूनिफॉर्म से लेके, स्कूल फीस तक जीएसए वेलफेयर फंड जो है ना, वो उन्हें प्रोवाइड करता है। तो ये किस तरीके से होता है, हम आपस में, कोई हमें इदारा इसमें सपोर्ट नहीं करता। तो मेरी देखने वालों से यही रिक्वेस्ट है कि आप फुटबॉल को भले सपोर्ट ना करें, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ग्रास रूट के, और कुछ ऐसे इलाकों से होते हैं जो अच्छे प्लेयर्स हैं, और साथ साथ उनके माँ बाप की भी ख्वाहिश है और उनकी भी ख्वाहिश है कि वो पढ़ाई भी करें। तो ऐसे प्लेयर्स के लिए प्लीज़ आप काइंडली, अगर फाइनेंशियली नहीं भी सपोर्ट करें, तो एटलीस्ट हमें मोरली सपोर्ट चाहिए। आप एटलीस्ट ग्राउंड्स में आएँ, इस गेम को अच्छा। देखें, तो कि ये गेम है क्या। बिल्कुल है। हमारे किस यूट्यूब नाम से? चैनल पे गुलशन सॉकर अकेडमी के नाम से है, फेसबुक पे, इंस्टा पे, गुलशन, टिकटॉक पे गुलशन सॉकर अकेडमी के नाम से। आप बिल्कुल वहाँ जाएँ, वहाँ पे सारी चीज़ें, आप हमें फॉलो भी करें और हमें फीडबैक भी दें। फीडबैक बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो जितने भी देखने वाले हैं, फैमिलीज़ हमारे पास आती हैं जो बच्चों की हैं। लेकिन जो इलाके के भी लोग हैं ना गुलशन के, उन्हें भी चाहिए कि वो आएँ। बिल्कुल वो सही बात। लाज़मी ग्राउंड में आएँ, कुछ भी ना करें, सिर्फ़ आके देखें। और अब तो वैसे ही एक्टिविटी नहीं है, सिर्फ जाके बैठ जाएँ, हवा खाएँ ताज़ी, एन्जॉय करें। मैं स्कूल के अंदर हूँ, तो बात हो रही थी हमारी, तो बोला कि हमारे ज़माने में कहते थे घर आ जाओ, बस खेलो। अब पेरेंट्स कहते हैं कि हमें इन बच्चों को भेजना पड़ता है बिल्कुल सही है, ये कि अब हकीकतन जाके बिल्कुल खेलो। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। तो ये एक मेरे हिसाब से हमारी बड़ी कंट्रीब्यूशन भी है कि बच्चा, हम अगर 7 साल का, 8 साल का बच्चा आ रहा है, तो मैं बड़ा खुश होता हूँ कि ये बच्चा मोबाइल छोड़ के ग्राउंड में आया हुआ है। और मैं अपनी एग्जांपल दूँ, मेरी अम्मी मुझे आती थी, मौलाना साहब आ गए, यूँ तो पढ़ रहे हैं, ऊपर चलो, पढ़ना नहीं है। हम जाते ही नहीं थे बाहर। लिटरली स्कूल से वापस आते थे 3 साढ़े 3 बजे, हम एक दूसरे को आवाज़ देते थे, नीचे आते थे, खेलते थे, खेले ही जा रहे हैं, खेले जा रहे हैं, जब तक कोई बुलाने नहीं आ रहा। आज बिल्कुल इन्वर्स है कि किसी को बाहर जाने को बोल दो तो ऐसा लगता है कि कोई काम बोल दिया उससे करने के लिए। अजीबो-गरीब सा है। मैं आप सबसे जो है वो यही बात कहूँगा कि महमूद भाई ने हमें बहुत अच्छी जो है वो एक बात बताई कि भाई वो डिजिटली मौजूद हैं, सारे प्लेटफ़ॉर्म्स पे मौजूद हैं, तो आप किसी भी तरीके से अगर सपोर्ट करना चाहें, तो उनके सोशल हैंडल्स को जो है वो जाके विज़िट करें, फ़ॉलो करें, और साथ ही साथ वहाँ पे आप अपनी क्वेरीज़ भी ले सकते हैं आराम से। अगर आप बाकायदा तौर के ऊपर जो है वो फ़ंड भी करना चाहें, तो वो आप क्वेरीज़ लें, नंबर्स आपको मिल जाएँगे, वहाँ पे उनको सपोर्ट करें। यही हमारा मकसद था कि हम इस इतनी इंटरेस्टिंग बातों को डिस्कस करें, और साथ ही साथ जो हमारी ग्रास रूट लेवल की, लोकल लेवल की जो फुटबॉल है, उसको फ़रोग़ दें, ताकि बच्चे भी मज़ीद उसमें इन्वॉल्व हों, हमारा ओवरऑल एनवायरनमेंट भी बेटर हो, और हम जो हमारी लोकल स्पोर्ट है वो इंटरनेशनली भी जा सके। ऐसे ही है महमूद भाई, मैं आपका बहुत-बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने हमें इतना जो है वो टाइम दिया। हम आपको दोबारा मदऊ करेंगे। आप लोगों को भी बताते जा रहा हूँ, हमारे एक और फुटबॉल से ताल्लुक़ रखने वाले दोस्त हैं, उज़ैर कादरी, वो अंडर 17 खेल चुके हैं पाकिस्तान के लिए। अगली बार हम महमूद भाई को जो है वो दावत देंगे, उनके साथ दावत देंगे तो और मज़ेदार बातें होंगी। आप कुछ कहना चाहेंगे? मीडिया कवरेज के बारे में जैसे बोल रहे थे कि लोग हमारे ग्राउंड में क्रिकेट वो सॉरी फुटबॉल देखना है। अब जैसे क्रिकेट होती है, रमज़ान के हमारे टूर्नामेंट्स होते हैं, उसमें लोग दिखते हैं, मतलब डिफरेंट जो एरिया के लोग होते हैं, क्योंकि उसकी एक मीडिया कवरेज भी होती है। तो मैं जो चैनल्स हैं हमारे और बाकी जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनसे भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो हमारे फुटबॉल टूर्नामेंट्स हैं, काफ़ी अच्छी स्टोरीज़ हैं, राइवलरीज़ हैं,
मज़ा आएगा, इसको सपोर्ट करें, इसको कवरेज दें ताकि लोग और इसमें आएँ और हमारी गुलशन सॉकर अकेडमी को और बाकी अकेडमीज़ को भी सपोर्ट करें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू महमूद भाई, थैंक यू अज़ान। आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया कि आप जो है वो इस पॉडकास्ट को एन्जॉय करें, अब जाके जब आपको मिलेगा और सबको फ़ॉलो करें। बस यही है, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।